नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हो गए, अपना ध्यान रख रहे होंगे। टीएनसी नर्सिंग क्लासेज की एडवांस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है अवधेश कुमार और टीएनसी एडवांस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो एडवांस सीरीज है उसमें हम बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में हम जो हमारा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, क्वेश्चन वाइज कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक जो ओबीजी जो सब्जेक्ट है उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में दोस्तों हमने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्टार्ट किया, जिसके लगभग सारे जो सिस्टम है वो हमने पढ़ लिए हैं। लास्ट जो सिस्टम हमारा बचता है दैट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मैंने कहा था कि जिसकी 2 क्लासेज होंगी, लेकिन आज मैं इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को आपको खत्म करवा दूंगा। कुछ चीजें जो हमने हैं दोस्तों साइकेट्री की पढ़ी हैं। ध्यान रखना कि साइकेट्री के जितने भी जो टॉपिक हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वो इस प्लेलिस्ट में नहीं मिलेंगे। वो आपको 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर मैंने काफी सारे जो साइकेट्री के टॉपिक है वो डाल रखे हैं और टाइम टू टाइम मैं उनको अपडेट करता रहूंगा। जैसे ही हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आज कंप्लीट होगा, उसके बाद में हम पीडियाट्रिक जो नर्सिंग है दोस्तों वो स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा लास्ट सब्जेक्ट होगा इस बुक के अकॉर्डिंग, जो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, जैसे कि हम कभी नहीं करते हैं, हमारी जो आज की जो क्लास है दोस्तों उसे आप स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद एन इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड बाय ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। मैंने आपको बहुत बार दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में काफी बार करवाया हुआ है। ये मैंने इसकी आपको जो ट्रिक है वो भी बताई है कि आपको किस प्रकार से इसको याद करना है। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। यहाँ पर आ गया, दोबारा से आ गया। ये क्वेश्चन एक बार पहले आया था जहां पर जो आंसर था दैट वाज एंडोकार्डाइटिस एंड हियर द आंसर विल बी that you will see later on. The nurse should assess the client for response associated with which illness. सिंपल सा अगर एक सेंटेंस के अंदर बोलूं इस क्वेश्चन को भाई है क्या, तो कुछ नहीं है, सिंपल सा बस ये पूछ रहा है कि GABHS ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो होता है दोस्तों वो कौन सी डिजीज कोज करवाता है। बस इसका ये पूछ रहा है वो कि भाई GABHS है वो कौन सी डिजीज कोज करवाता है। अब देखो इस बारे में हम बात करते हैं। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में दोस्तों पढ़ाया हुआ है, आपको याद हो तो, अगर कि GABHS के द्वारा होने वाले जो इन्फेक्शन है, GABHS के द्वारा होने वाले जो इन्फेक्शन है उनकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। आपको मैंने इसकी बताई थी दोस्तों, ट्रिक बताई थी। और जो ट्रिक थी दोस्तों वो थी, मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी वो क्या बताई थी, मैंने पेन पर सिट, ठीक है, याद करो, पेन पर बैठो, ठीक है, बोलने के लिए अच्छा नहीं लग रहा लेकिन ट्रिक यही थी। ट्रिक हमारी थी पेन पर सिट। पेन ऐसे लिख लेता हूँ, अलग अलग लिखता हूँ, PEN पेन, पेन पर PAR पेन पर, बैठो मतलब SIT, पेन पर बैठो। यही हमारी क्या थी, ट्रिक थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ट्रिक को याद करो क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है दोस्तों वो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो P4 दोस्तों आपको सबको पता है, P4 का मतलब क्या होता है कि पेन इन थ्रोट बोल सकते हो या फिर फेरेंजाइटिस के नाम से आता है, ठीक है, या सोर थ्रोट लिखा हुआ आएगा। पेनिंजाइटिस लिखा हो सकता है, सोर थ्रोट या पेन इन थ्रोट भी लिखा हुआ सकता है। पेन इन थ्रोट के चांसेस कम है, बट फेरेंजाइटिस और जो सोर थ्रोट है वो बहुत। E4 होता है एरिसिपिल्स या सेलुलाइटिस, दोनों आ सकते हैं। जो स्किन का जो इन्फेक्शन है, मैंने आपको ये पहले है ना अच्छे से एक बार आपको मैंने पढ़ाए हुए हैं, आप सबको याद होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आज की जो क्लास है इसमें मैंने इतने सारे क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आज की क्लास में ज्यादातर जो हमारे जो क्वेश्चन है वो हमने पहले पढ़े हुए हैं, लगभग कोई एक दो चीजें आएंगी वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो एरेसिपिल्स हो गया और क्या हो गया दोस्तों आपका सेलुलाइटिस हो गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। C4 सेलुलाइटिस होता है, बट यहाँ पर आपको याद रखना भाई एरेसिपिल्स स्किन का है, तो इसके साथ ही आप थोड़ा सा याद रख लेना भाई सेलुलाइटिस भी है, ठीक है। इसके बाद N4 होता है नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस, ये जिसको मैंने आपको बताया था दोस्तों फ्लैश ईटिंग डिजीज के नाम से भी जानते हैं, नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस, दैट इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ईटिंग डिजीज। अब एक बार और P आ गया, तो इस बार जो P होगा दोस्तों इसका मतलब होता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसका एक नाम और याद रखना है दोस्तों आपको, दैट इज पायोडर्मा। इसके बाद आता है दोस्तों A4 सबको ही पता है, एक्यूट रियूमेटिक फीवर,
ये जो क्वेश्चन है पहले आया था एक्यूट रूमेटिक फीवर, उसमें एंडोकार्डाइटिस क्या था, इसका आंसर था। अब यहाँ पर दोबारा से है, तो एक्यूट रूमेटिक फीवर भी याद रखना और एक एंडोकार्डाइटिस भी याद रख लेना साथ में, एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, तो इस प्रकार से भी पूछ सकता है आपको। R4 यहां पर होगा दोस्तों रिएक्टिव अर्थराइटिस, रिएक्टिव अर्थराइटिस होगा R। इसके बाद 3 बज के आपके SIOT, एस सब जानते हैं, S4 होता है स्कारलेट फीवर, I4 क्या होता है दोस्तों, इम्पेटिगो, और लास्ट है T टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ठीक है, तो इनको याद कर लो, अपने सामने चिपका लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बार बार इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों कई बार आए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप 5 स्टार दो, बिल्कुल हाईलाइट करो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है बार बार आते रहते हैं, तो आपको बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको चीजें क्या हो जाएंगी दोस्तों, याद हो जाएंगी। तो थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करना, ऐसे नहीं है दोबारा से आया, मैंने दोबारा से लिखवाया भी आपको, मैं चाहता तो सीधा आपको आंसर बता देता, बट मुझे पता है कि इंपॉर्टेंट है, तो इस हिसाब से मैंने आपको ये दोबारा से बता दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों दैट इज र्यूमेटिक फीवर। तो लिखो rheumatic fever is caused by, rheumatic fever is caused by, rheumatic fever is caused by group A, group A beta hemolytic streptococci, others। इसके अलावा जो हैं उनको भी लिख लो ऐसे करके, ताकि आपको जब आप इसको देखो ना तो आपको याद आएगा कि कोई एक ऐसी ट्रिक थी जिसमें लिखा हुआ था पेन पर सिट करके, तो फिर आप उसको खोल कर देखोगे, जब आप इसको देखोगे कि भाई पेन पर सिट कोई ट्रिक है, तो आप इसको क्या करें, खोल कर देखोगे, आपको लगेगा कि हाँ यार देखना जरूरी है, नहीं तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने हुआ है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज ए विक्टिम ऑफ ट्रॉमा एंड इज टू रिसीव ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, एक नर्स है दोस्तों, वो केयर कर रही है क्लाइंट का, जो क्लाइंट है वो विक्टिम है किस चीज का, ट्रॉमा का, ट्रॉमा का विक्टिम है वो, मतलब कि उस क्लाइंट को क्या हो रहा है दोस्तों, ट्रॉमा हुआ है, एंड इज टू रिसीव ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और उस क्लाइंट को क्या हो रहा है दोस्तों, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिसीव होना है। हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड व्हेन द क्लाइंट एक्सप्रेस फियर दैट एड्स मे डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखो एक क्लाइंट है दोस्तों, उसका एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हुआ, वो हॉस्पिटल में आया, उसको आपको बताया गया कि उसको क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। क्लाइंट कह रहा है कि मैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को मुझे डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे इसके कारण क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। अब आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये देना है कि भाई इन चारों ऑप्शंस के अंदर से इसका आंसर क्या होगा। पहला क्या कह रहा था, ब्लड इज ट्रीटेड विद रेडिएशन टू किल द वायरस, तो हर ब्लड को हम ट्रीट नहीं करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। पूरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन मैंने एकदम डिटेल में आपको पढ़ाई हुई है, 118 और 119 नंबर की जो क्लास है उनमें बहुत अच्छे से डिटेल में आपको मैंने पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ाया हुआ है, तो आपको बार बार देखने की जरूरत इसमें नहीं पड़नी चाहिए। सेकंड, स्क्रीनिंग फॉर द HIV एंटीबॉडीज हैज मिनिमाइज द रिस्क, बिल्कुल सही बात है कि हम इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, 5 डिजीजेस को क्या करते हैं, मेनली स्क्रीन करते हैं, सबसे मेन तो 5 को करते हैं। अब आप बताओ कौन कौन सी करते हैं, 5। मैंने आपको बता दिया, कई बार बता दिया, अब आपको मुझे बताना है कि वो 5 डिजीजेस कौन कौन सी हैं जिनको हम क्या करते हैं दोस्तों, स्क्रीन करते हैं। तो 5 डिजीजेस का मुझे आपको नाम बताना है, जरूर इसको कमेंट करना इसको, ठीक है, तभी पता लगेगा कि आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, आपको आता है या नहीं आता। मेन कौन सी 5 डिजीजेज हैं जिनको हम क्या करते हैं दोस्तों, स्क्रीन करते हैं। थर्ड जो ऑप्शन है वो है द एबिलिटी टू डायरेक्टली आइडेंटिफाई HIV हैज एलिमिनेटेड दिस कंसर्न। ये क्या कह रहा है दोस्तों कि भाई डायरेक्टली हम क्या करते हैं, HIV को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, एलिमिनेट। डायरेक्टली नहीं करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना कि ये जो टेस्ट जो होता है ना, ये एंटीबॉडीज को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। डायरेक्टली HIV मतलब वायरस हो गया, तो वायरस को नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ किसको आइडेंटिफाई करते हैं दोस्तों, इसके अंदर एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली आप इस सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है कि डायरेक्टली आप HIV को क्या कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो ये बिल्कुल गलत है। लास्ट ऑप्शन है वो क्या कह रहा है दोस्तों, कंसीडरेशन शुड बी गिवन टू डोनेटिंग योर ओन ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, तो भाई ज्यादा से ज्यादा आप पेशेंट को क्या होगा, भाई आपको ये होना चाहिए कि आपको खुद का ब्लड ट्रांसफ्यूज करो। अरे भाई सिंपल सी बात है, उस व्यक्ति को ट्रॉमा हुआ है, उसको बस ऐसा कोई ऑप्शन है क्या भाई, उसके पास पहले ब्लड की कमी है और आप ये सोच रहे हो कि भाई उसके पास ब्लड की कमी है और मैं वापस से उसी का ब्लड लेके उसी को चढ़ा दूं, तो फिर इसका तो कोई क्या है दोस्तों, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। थर्ड ऑप्शन में एक चीज दे रखी है भाई कि हैज एलिमिनेटेड द कंसर्न, ध्यान रखना
रिस्क हमेशा प्रेजेंट रहता है, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर होता है, बट मिनिमम ना के बराबर होता है, ठीक है। ये कभी भी हम इसको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो सर ये कैसी बात कह रहे हो आप, मतलब ना के बराबर ही हो गया तो लगभग हो ही जाता है, बट फिर भी एलिमिनेटेड वर्ड यूज नहीं करते हैं हम मिनिमाइज द रिस्क वर्ड जो है दोस्तों वो क्या करते हैं। बिल्कुल उसको करने के लिए पीसीआर टेस्ट किया जाता है, ठीक है, लेकिन पीसीआर जो टेस्ट है वो रूटीन के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें एक्चुअली मिनिमाइज वर्ड आएगा, कहीं आप सोचो कि सर एलिमिनेटेड आएगा क्या, लेकिन लगभग ना के बराबर ही होता है, ठीक है। कहीं आप खुद डर जाओ कि मैं तो कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाऊंगा ही नहीं, ठीक है, तो ऐसा मत सोचना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट स्क्रीनिंग फॉर एचआईवी एंटीबॉडीज क्या हो जाता है, रिस्क को क्या कर देता है, कम कर देता है। लिखो, इसमें लिखो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले पेशेंट ये पूछता है कि क्या उसे एचआईवी होने का रिस्क है, एचआईवी होने का रिस्क है, तो नर्स को उसे कहना चाहिए, तो नर्स को उसे कहना चाहिए कि स्क्रीनिंग ऑफ एचआईवी एंटीबॉडीज के कारण इसका रिस्क मिनिमम हो जाता है, इसका रिस्क मिनिमम हो जाता, ठीक है। बस इतना लिख लो, बहुत है, काम चल जाएगा आपका। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्लाइंट हैज ए बोन मैरो एस्पिरेशन परफॉर्म्ड आफ्टर द प्रोसीजर, व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ये पूछ रहा है भाई बोन मैरो एस्पिरेशन अगर हम किसी भी क्लाइंट के अंदर परफॉर्म किया गया है तो प्रोसीजर के बाद में, आफ्टर द प्रोसीजर व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन, प्रोसीजर के बाद में फर्स्ट जो नर्सिंग जो एक्शन होगा ना दोस्तों वो क्या होगा, बस ये पूछ रहा है, ठीक है। एक क्लाइंट है जो बोन मैरो एस्पिरेशन परफॉर्म्ड आफ्टर द प्रोसीजर, व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन। तो भाई बोन मैरो एस्पिरेशन के बाद में फर्स्ट जो नर्सिंग एक्शन होगा वो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, आपने अगर मान लो बोन मैरो एस्पिरेट किया है तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप भाई, एस्पिरेशन जो साइट है उसके ऊपर क्या लगाओगे, प्रेशर लगाओगे, ताकि और वहां से कुछ जो लीकेज है वो नहीं हो, ब्लड बाहर नहीं आए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ब्रीफली अप्लाई प्रेशर ओवर द एस्पिरेशन साइट, कि हम क्या करेंगे कुछ समय के लिए प्रेशर अप्लाई करते हैं एस्पिरेशन साइट, बाकी के सारे काम बाद में। पहले देखा पोजीशन द क्लाइंट ऑन द अफेक्टेड साइड, ठीक है। ऐसा कोई स्पेशल पोजीशनिंग जो है दोस्तों वो कोई दे नहीं रखी होती है कि भाई ऐसा करना होता है कि अफेक्टेड साइड वो करो, तो ये कोई मेंशन नहीं होता। क्लीनेज द साइड विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, अरे भाई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से हम क्लीन करते हैं, कब करते हैं, बिफोर द प्रोसीजर, नॉट आफ्टर द प्रोसीजर। तो ये चीज जो की जाती है ये बिफोर द प्रोसीजर की जाती है, ठीक है, बिफोर द प्रोसीजर। लास्ट दे रखा है बिगिन फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ द क्लाइंट्स वाइटल साइन। ये बात फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग की इतनी जरूरत होती नहीं है, और होने के बाद भी बाद में करेंगे हम, ऐसे नहीं है कि पहले प्रेशर भी अप्लाई नहीं किया और वहां से लीकेज हो रहा है और आप वाइटल साइन करने में लग रहे हो। तो पहली बात तो फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग की इतनी जरूरत होती नहीं है, ये चीज गलत है। और वाइटल साइन आप मॉनिटर करोगे, फ्रीक्वेंट करने की जरूरत है नहीं, लेकिन करोगे भी किसके बाद में करोगे, जब आप जो प्रेशर जो है दोस्तों क्या कर देते हो, अप्लाई कर देते हो, उसके बाद में हम क्या करते हैं थोड़ा सा बोन मैरो एस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं ना। हल्का सा बात कर लेते हैं इस बारे में। देखो बोन मैरो एस्पिरेशन मतलब क्या है दोस्तों, कि एक्चुअली हम एडल्ट की बात करेंगे, एक्चुअली के अंदर जो बोन मैरो मेनली जो लोकेटेड होता है, ठीक है, जिसको हमें एस्पिरेट करने की जरूरत पड़ती है, वो कहां होता है एडल्ट के अंदर। तो एडल्ट के अंदर एक तो होता है रिब्स के अंदर, ठीक है, एक होता है वर्टिब्रा, एक होता है स्टर्नम। तो रिब्स का, वर्टिब्रा का, स्टर्नम का, और जो पेल्विस बोन है, बोन ऑफ द पेल्विस, यहां से हम मेनली क्या करते हैं दोस्तों, जो बोन मैरो है उसको क्या करते हैं दोस्तों, लोकेटेड होता है, तो उसमें से एस्पिरेट करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि दोस्तों भाई इसका जो इंडिकेशन है वो किस किस के अंदर कर सकते हैं बोन मैरो एस्पिरेशन का। तो इंडिकेशन भाई आपको पता ही नहीं लग रहा, पेशेंट का जो एनीमिया है वो ट्रीट होने में नहीं आ रहा, आप काफी कोशिश कर लिया आपने, लेकिन बार बार करने के बाद भी नहीं हो रहा,
तो जैसे आरबीसी की कमी है, एनीमिया है, हो सकता है कि भाई ल्यूकोसाइटोपिनिया हो, कई बार डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए, ल्यूकेमिया का चांसेज हो, मान लो मैच्योर जो डब्ल्यूबीसी है वो इंक्रीज हो जाए, तो ल्यूकोसाइटोसिस होने पर भी हम क्या करवाएंगे दोस्तों, बोन मैरो एस्पिरेशन करवाएंगे। एनीमिया होने पे, ल्यूकोसाइटोपिनिया होने पे, ल्यूकोसाइटोसिस होने पे, ये जो थ्रोम्बोसाइट है, प्लेटलेट्स है, वो कम या ज्यादा दोनों होने पे, कोई भी चीजें हो सकती हैं, तो थ्रोम्बोसाइटोसिस या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दोनों चीजें आएंगी। साइटोसिस भी लिख लेना इसमें और पिनिया भी लिख लेना, दोनों में से कोई भी चीज हो दोस्तों उसमें करते हैं। अगर डिसऑर्डर पूछे तो मेनली मल्टीपल माइलोमा में करते हैं। डिसऑर्डर पूछे कि किस में करते हैं, तो मल्टीपल जो माइलोमा है उसके अंदर करते हैं। एक क्वेश्चन यहां पर यह आता है दोस्तों कि इसके अंदर कौन सी नीडल यूज करते हैं। नीडल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि भाई बोन मैरो एस्पिरेशन करते हैं तो कौन सी नीडल यूज करते हैं। तो इसके अंदर एक जो नीडल यूज करते हैं दोस्तों उसका नाम है सलाह। ठीक है, किसी को भी सलाह देनी चाहिए। और एक जो नीडल यूज करते हैं दैट इज क्लीमा। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, सलाह और क्लीमा, सलाह और क्लीमा। एक बार इनकी इमेजेस जरूर देख लेना यार आप। ठीक है, आपको ये काम दे रहा हूं मैं, ये आपका काम है कि आप गूगल पे जाओगे और सलाह और जो मैं भूल गया, मैंने सोचा तो था पढ़ाने से पहले कि मैं इनको डाउनलोड करूंगा बट हो नहीं पाई। लेकिन आपको याद रखना है कि भाई आपको सलाह और जो क्लीमा है और भी कुछ नीडल्स आएंगे, तो उन नीडल्स को क्या करना है दोस्तों, आपको करना है। अब ये तो गया बोन मैरो एस्पिरेशन, लेकिन क्वेश्चन आए, ठीक है, ये नीडल किसके लिए, बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए, ध्यान रखना, बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए। ठीक है, दीज नीडल्स आर फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये आए कि भाई बोन मैरो जो बायोप्सी है उसके लिए कौन सी यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन बनेगा कि नीडल फॉर, और ये सिंपल है याद करना, बोन मैरो बायोप्सी। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई बोन मैरो जो बायोप्सी है ना उसके लिए हम कौन कौन सी नीडल यूज करते हैं। तो बहुत सिंपल है याद करना, एक तो इस्लाम नीडल यूज करते हैं, एक यूज करते हैं जमशेदी नीडल। ठीक है, एक तो इस्लाम नीडल यूज करते हैं, एक करते हैं जमशेदी। अब दो तो हो गए, थोड़े से हमारे मुस्लिम नेम हो गए याद होने में। ठीक है, इस्लाम जमशेदी। एक नाम भाई अब वेस्टर्न कल्चर पे चले जाते हैं, तो वेस्टर्न पे जाएंगे तो वेस्टरमैन। बस ये तीन नीडल यूज करते हैं किसके अंदर दोस्तों, बोन मैरो जो बायोप्सी है उसके लिए हम ये तीन नीडल यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा आपको, इस्लाम जमशेदी वेस्टरमैन, इधर है आपके सलाह और क्लीमा। ठीक है, सलाह और क्लीमा। लेकिन पूछे भाई इसमें साइट कौन सी यूज करते हैं, साइट के लिए पूछे तो दोस्तों क्या तो हम यूज करते हैं स्टर्नम, स्टर्नम TERN, या फिर यूज करते हैं एंटीरियर एंड जो पोस्टीरियर इलियक क्रिस्ट है। ठीक है, पेल्विक बोन का जो इलियक क्रिस्ट है उसमें भी स्पाइन भी लिखा हुआ सकता है, या एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इलियक क्रिस्ट आ सकता है। ठीक है, तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इलियक क्रिस्ट, एंटीरियर पोस्टीरियर इलियक क्रिस्ट। ठीक है, छोटे बच्चे हैं अगर 1 साल से कम का तो उसमें टीबिया यूज कर सकते हैं, लेस देन 1 ईयर वाले में क्या यूज कर सकते हैं, टीबिया यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें याद रखना, बायोप्सी के लिए स्टर्नम, एंटीरियर पोस्टीरियर इलियक क्रिस्ट और जो टीबिया है दोस्तों वो हम क्या करते हैं इसमें यूज करते हैं। ठीक है, बस अब यही चीजें बहुत इतना पढ़ लिया, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मेन ये क्वेश्चन था कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछता है वो, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि भाई ब्रीफली आपको प्रेशर अप्लाई करना है ओवर द एस्पिरेशन साइट। तो लिख लो इसको, लिख लो, लिखो बोन मैरो बायोप्सी के बाद, बोन मैरो बायोप्सी के बाद प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन एस्पिरेशन साइट पर कुछ समय के लिए प्रेशर अप्लाई करना है, प्रेशर अप्लाई करना है। ठीक है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या है, कुछ समय के लिए प्रेशर अप्लाई करना है। इसके बाद नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ए क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद हॉड्जकिन डिजीज, विच लिम्फ नोड्स डज द नर्स एक्सपेक्ट टू द अफेक्टेड फर्स्ट। देखो दो डिजीज होती है, एक हॉड्जकिन होती है, एक नॉन हॉड्जकिन होती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट आती है दोस्तों वो आपकी हॉड्जकिन आती है, नॉन हॉड्जकिन से हमारे ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आते।
अब ये कह रहा है कि भाई कोई भी क्लाइंट है, एक पेशेंट है, उसको क्या हो गया दोस्तों, होड्सकिन डिजीज हो गई, तो कौन से ऐसे लिम्फ नोड हैं जो कि सबसे पहले क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, सर्वाइकल, एक्सिलरी, इनग्वाइनल और मीडिया जो स्टिनल है, इनमें से कौन से होते हैं दोस्तों जो सबसे पहले क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। अब ये जो डिजीज एक्चुअली में ये लिम्फोमा की डिजीज है, किस चीज की, लिम्फोमा, 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 लिम्फोमा मतलब लिम्फ का कैंसर, ओमा मतलब कैंसर हो गया, ठीक है। तो लिम्फोमा क्या, मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म है ये, जो ओरिजिनेट होता है किससे, लिम्फ से। वैसे ये बोन मैरो, लिम्फेटिक जितने भी जो स्ट्रक्चर्स हैं उन सबसे, जिसके कारण क्या होगा दोस्तों कि जो लिम्फोसाइट है उनका क्या होने लग जाता है, प्रोलिफरेशन होने लग जाता है। तो उस डिजीज को हम किस नाम से जानते हैं, लिम्फोमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो लिम्फोमा इज ए मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म, देखो इट इज ए मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म, ठीक है। जब कहां से होता है, वो तो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बोन मैरो। अब वो लिम्फेटिक जो स्ट्रक्चर्स है ना, वो कई सारी हो सकते हैं, लिम्फ नोड हो सकते हैं, ठीक है, लिम्फ वेसल्स हो सकते हैं। तो ऐसे आप सिर्फ इतना लिख लो, लिम्फेटिक स्ट्रक्चर, बोन मैरो एंड लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स, लिम्फ हो सकता है स्ट्रक्चर से, इसके कारण क्या होगा, रिजल्टिंग इनटू प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। इसके कारण क्या हो जाता है दोस्तों, जो लिम्फोसाइट्स उनका क्या हो जाता है, प्रोलिफरेशन हो जाता है। तो इस डिजीज को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, लिम्फोमा के नाम से जानते हैं। अब मेन जो डिजीज इसमें होड्सकिन डिजीज पढ़ते हैं, तो देखो होड्सकिन डिजीज, या फिर ऐसे नहीं लिख के आएगा होड्सकिन लिम्फोमा, ठीक है, दोनों चीजें लिखी हुई आ सकती हैं। होड्सकिन डिजीज भी बोल सकता है वो, या होड्सकिन लिम्फोमा भी बोल सकता है। इस डिजीज के अंदर मेनली जो है ना दोस्तों, वो क्या होते हैं, वो लिम्फ नोड होते हैं, चाहे वो सिंगल हो या सिंगल के साथ एक पूरी चेन हो सकती है, चेन ऑफ लिम्फ नोड हो सकती है, ठीक है। तो होड्सकिन डिजीज या लिम्फोमा क्या लिखोगे कि ये इट मेनली इन्वॉल्व लिम्फ नोड, इट मेनली इन्वॉल्व लिम्फ नोड। और ये जो लिम्फ नोड है दोस्तों, ये कैसे हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं या फिर एक चेन भी हो सकती है। तो चेन ऑफ लिम्फ नोड, चेन ऑफ लिम्फ नोड, ठीक है। इसका जो इंसिडेंस है ना, नॉन होड्सकिन लिम्फोमा से कम होता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होड्सकिन डिजीज के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अगर आपसे कोई पूछे भाई इंसिडेंस, तो इंसिडेंस में ध्यान रखना, नॉन होड्सकिन जो लिम्फोमा है दोस्तों, उसके इंसिडेंस ज्यादा होते हैं होड्सकिन लिम्फोमा की तुलना में। लगभग नॉन होड्सकिन लिम्फोमा 85% पाया जाता है, जबकि होड्सकिन लिम्फोमा है वो 15%। कुछ बुक्स में आपको 90, 10 ऐसे भी मिल सकता है, लेकिन ये रेंज है लगभग कि भाई नॉन होड्सकिन लिम्फोमा 85% केस में पाया जाता है, और होड्सकिन जो लिम्फोमा है दोस्तों वो 15% केसेस के अंदर पाया जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कई बार इसके बारे में दोस्तों पूछा गया है, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी इस डिजीज का, कि होड्सकिन डिजीज के अंदर कुछ स्पेशल प्रकार के जो सेल्स है ना दोस्तों, वो लिम्फ नोड के अंदर क्या हो जाती हैं, प्रेजेंट हो जाती हैं। तो ये क्वेश्चन सीधा सा आता है कि विच सेल्स आर प्रेजेंट इन लिम्फ नोड इन होड्सकिन डिजीज। ध्यान रखना, नॉन होड्सकिन में प्रेजेंट नहीं होती हैं, ये सिर्फ किस में होती हैं, होड्सकिन डिजीज में होती हैं। तो इसका नाम है दोस्तों रीड स्टेनबर्ग सेल। रीड स्टेनबर्ग सेल भी बोलते हैं, या उल्लू की आग बोलते हैं, हम ओवल साइज के नाम से भी जानते हैं। तो रीड स्टेनबर्ग सेल, या इनको बोलते हैं हम ओवल साइज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार दे लो, इसको जितने स्टार देना चाहो आप, 7 स्टार, 5 स्टार, 10 स्टार, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों इसका इंसिडेंस में एज पूछते हैं वो, तो ध्यान रखना, होड्सकिन जो डिजीज है वो बाई मॉडल होती है। बाई मॉडल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि भाई लाइफ टाइम में 2 बार ओरिजिनेट होने के चांसेस इसके क्या होते हैं दोस्तों, ज्यादा होते हैं। एक बार ये 20 ईयर की जब एज होती है लगभग, उस समय आता है,
और एक बार लगभग 50 साल की लगभग जो एज होती है उस साल आता है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, बाई मॉडल के नाम से जानते हैं। जबकि नॉन हॉडकिन जो है, नॉन हॉडकिन जो लिम्फोमा है वो मेनली ओल्डर एडल्ट में होता है, ओल्डर एडल्ट मतलब कि 60 साल के बाद लगभग ये क्या होता है दोस्तों देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों सर्वाइवल रेट का, सर्वाइवल रेट। तो हॉडकिन डिजीज के अंदर सर्वाइवल रेट काफी होती है, मोर देन 85% होती है, मोर देन 85% क्या होती है दोस्तों इसकी जो सर्वाइवल रेट है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ए से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मोस्टली में भी आगे मिल सकता है, नॉन हॉडकिन जो लिम्फोमा है उसका आगे आपको क्या मिलेगा दोस्तों, क्वेश्चन मिलेगा। अब इसके दो कुछ वायरसेज हैं वो आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ईटियोलॉजी में वो पूछ लेते हैं कई बार आपसे। तो नेक्स्ट जो है इसके दोस्तों वो पूछेगा आपसे इसकी ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी में कुछ वायरसेस आपको याद रखने हैं, मेनली दो। ठीक है, एक तो याद रखना है एपस्टेन बार वायरस और एक एचआईवी, बस एपस्टेन बार। ठीक है, एपस्टेन बार वायरस, ईबीवी भी लिखा हुआ सकता है तो कंफ्यूज मत हो जाना, एपस्टेन बार वायरस या ईबीवी लिखा हो सकता है। एक आपको याद रखना है दोस्तों एचआईवी। एक कई बार जेनेटिकली इसके चांसेस ज्यादा होते हैं तो उसको बोलते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। ठीक है, तो ये दोनों जरूर याद रख लेना, तो ये याद होने हो कि वायरस पूछ लेते हैं। और सबसे मोस्ट इसमें जो है दोस्तों वो किस में होता है, एपस्टेन बार वायरस है, उसको जरूर याद रखना कि ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कौन सा वायरस है, तो एपस्टेन बार वायरस है, इसको जरूर याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद में रेडिएशन सेल के बाद में दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सबसे ज्यादा इसके जो अराइज होने के चांसेस होते हैं, मैंने कहा था सबसे पहले कौन से लिम्फ नोड को वो करता है, या ऐसे आ जाए कि सबसे पहले किस में अराइज होता है, तो दोनों सेम है। ठीक है, तो मेनली अराइज, ओरिजिनेट, अराइज, अकर, कुछ भी लिखा हो सकता है। भाई पहले सबसे पहले किस में होता है, किस में अराइज होता है, तो वही इस क्वेश्चन जो हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी यही है दोस्तों। इसका आंसर रहेगा सर्वाइकल लिम्फ नोड, सर्वाइकल लिम्फ नोड। लगभग 70% केसेस जो होते हैं ना दोस्तों, उन 70% केस के अंदर ये शुरुआत जो होती है इसकी किससे होती है, सर्वाइकल लिम्फ नोड से होती है। उसके बाद में ये अदर लिम्फ नोड को, कुछ ऑर्गन जैसे स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, उनको भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। इसके बाद में करेगा ये अदर लिम्फ नोड, इसके बाद में स्प्लीन, लीवर और लंग्स, इनको भी क्या कर सकता है दोस्तों, ये अफेक्ट कर सकता है। फिर क्वेश्चन आता है कि भाई मेनली कौन सी सेल को ये अफेक्ट करता है, तो मेनली ये बी लिम्फोसाइट को ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, तो मेनली अफेक्ट बी लिम्फोसाइट, क्योंकि वहां पर हमने सीधा लिम्फोसाइट लिख लिया। ठीक है, लेकिन यहां पर ये पूछ ले भाई इसके बाद क्या होगा, भाई लिम्फ नोड को ये क्या इसने अफेक्ट करने के बाद में ये जो लिम्फ नोड जो होते हैं दोस्तों इनका क्या हो जाता है, एनलार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, चाहे वो मेनली सर्वाइकल होंगे, एक्जिलरी होंगे, इनग्वाइनल जो लिम्फ नोड होते हैं उनके क्या हो जाता है दोस्तों, एनलार्जमेंट होगा। फिर उसके बाद में ये पहुंचता है कि आपके दोनों लंग्स के बीच में जो जगह होती है मीडिया स्टीनल जो नोड मास है दोस्तों, सेकंड मोस्ट कॉमन इसकी लोकेशन होती है। तो पहले एनलार्जमेंट किसको करता है ये, तो एनलार्जमेंट ऑफ आपके सर्वाइकल, एक्जिलरी एंड इनग्वाइनल लिम्फ नोड, उसके बाद में सेकंड पूछे किसके बाद, इसके बाद में पूछे कि भाई किसको अफेक्ट करता है, तो सेकंड नंबर पे दोस्तों ये आएगा मीडिया स्टीनल लिम्फ नोड। मीडिया स्टीनल जो लिम्फ नोड है दूसरे नंबर पे उसको क्या करता है दोस्तों, ये अफेक्ट करता है। मेनली ये जो लिम्फ नोड जो होते हैं दोस्तों पेनलेस होते हैं, दर्द नहीं करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब ये आपकी जो नर्व है उसको क्या करेंगे, कंप्रेस करते हैं, तो नर्व को कंप्रेस करने के कारण क्या हो सकता है, पेन हो सकता है। तो मेनली पेनलेस बट कैन कोज पेन, when they are but can cause pain when they are when they compress nerve को जब भी कंप्रेस करते हैं ना, जब क्या कोज कर सकते हैं दोस्तों, पेन।
इसके बाद में इसके कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको याद रखना ही रखना है। एक तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके अंदर आते हैं दोस्तों, वेट लॉस। 10% से ज्यादा वेट लॉस होता है 6 मंथ के अंदर, 6 महीनों के अंदर अंदर अगर 10% से ज्यादा वेट लॉस होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। वेट लॉस होगा तो वीकनेस और फटीग आएगी, तो नेक्स्ट लिखो वीकनेस एंड फटीग। इन तीनों को जरूर याद रखना, वेट लॉस, वीकनेस और फटीग, इन तीनों को आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फीवर, और फीवर में सर्दी लगेगी, चिल्स, तो फीवर चिल्स। इसके बाद में पल्स रेट बढ़ेगी, क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया। अभी तुमने ऐसे क्वेश्चंस तो पूछूंगा नहीं आपसे, क्योंकि आजकल नोट सेट भी नहीं पूछता भाई कितने से ज्यादा पल्स रेट टैकीकार्डिया कहलाती है, तो ये तो सब आपको पता होना चाहिए। और एक है दोस्तों आपका नाइट स्वेट, ये जरूर ध्यान रखना कि इसके अंदर क्या होती है दोस्तों, नाइट स्वेट होती है। अब 3 ऐसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है दोस्तों जो आपको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखना है। एक इन तीनों में से एक तो यहां से लो, मतलब वेट लॉस, एक इसके अंदर आप लो दोस्तों फीवर, और एक आप लो इसके अंदर नाइट स्वेट। ये तीनों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो बताता हूं, ठीक है। तो आपका फीवर, वेट लॉस और नाइट स्वेट, नाइट स्वेट, तीनों दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका है ना कुछ अलग से नाम दिया गया है। इनको हम बी सिम्टम्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब हम हॉडकिन लिम्फोमा का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, तो उसमें सिम्टम्स दे रखे हैं भाई, ए सिम्टम्स, बी सिम्टम्स, तो इनको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, बी सिम्टम्स के नाम से जानते हैं। तो वहां पर अगर आप स्टेज के आगे मान लो 3rd स्टेज ए बी लिखा हुआ आता है, तो बी का मतलब क्या है कि उस डिजीज के अंदर ये सिम्टम प्रेजेंट है। और जिस पर्सन के अंदर जिसको हॉडकिन डिजीज है उसके अंदर फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेट ऐसे सिम्टम अगर दोस्तों प्रेजेंट है, तो ये दिखाता है कि उसकी वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, मतलब कि उसके ठीक होने के जो चांसेस होते हैं दोस्तों वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है दोस्तों, वर्स्ट प्रोग्नोसिस कहलाता है। एक ऐसे पर्सन के अंदर एक चीज और पाई जाती है दोस्तों, एक ऐसी चीज पाई जाती है कि जैसे ही पर्सन जो है ना दारू पीता है, तो दारू पीने के कारण क्या होता है दोस्तों, जो थोड़ी सी भी ड्रिंक करेगा ना, ड्रिंक करते ही उस पर्सन को क्या होता है, बहुत तेज पेन होता है। अब आप पूछोगे कोज क्या है, तो उसका कोज किसी को नहीं पता, अननोन है, तो उसको बोलते हैं एल्कोहल इंड्यूस्ड पेन, एल्कोहल इंड्यूस्ड पेन। मतलब कि स्मॉल अमाउंट में भी अगर कोई पर्सन क्या लेगा दोस्तों, अगर वो ले रहा है, एल्कोहल ले रहा है, तो उसको क्या होने लग जाता है, जैसे ही लेता है स्मॉल अमाउंट में तभी उसको क्या हो जाता है दोस्तों, पेन होने लग जाता है। कैसे पेन, एट द साइट ऑफ डिजीज, जहां पर लिम्फ नोड है, जहां पर हो रहा है वहां पर उस जगह पर मेनली उसको क्या होता है, पेन होता है। ऐसा नहीं कि पेट दर्द नहीं होगा ना। इसके लीवर को अगर एनलार्ज करेगा तो हिपेटोमेगेली, और अगर लीवर के स्प्लीन को करेगा तो स्प्लिनोमेगेली। तो हिपेटोमेगेली और जो स्प्लिनो जो मेगेली है दोस्तों, वो भी क्या होता है इसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अब बी लिम्फोसाइट को अफेक्ट करने के कारण कई बार ये क्या कर देता है दोस्तों, जो आरबीसी जो प्रोडक्शन है ना उसको भी क्या कर देता है, कम हो जाता है। तो इसमें ध्यान रखना, एनीमिया भी देखने को मिल सकता है, तो एनीमिया भी यहाँ पर क्या हो सकता है, देखने को मिल सकता है, ठीक है। लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट हो गया, तो लिम्फ नोड का अगर एनलार्जमेंट हो जाता है दोस्तों, तो कई बार सुपीरियर वेना कावा को भी क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो सुपीरियर वेना कावा जो कंप्रेशन है वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जिसके कारण से यहाँ पर जो अगर मान लो ये वाला जो एरिया है ये अफेक्ट होता है, तो स्ट्राइडोर साउंड जो है दोस्तों वो भी क्या हो सकती है, सुनाई दे सकती है। स्ट्राइडोर साउंड है वो भी सुनाई दे सकती है, ठीक है। तो इधर से ध्यान रखना। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। अगर हम इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो एक तो देखो हमें सेल्स का पता होना चाहिए, तो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करवाते हैं हम, पेरिफेरल ब्लड जो स्मीयर टेस्ट है दोस्तों वो करवाते हैं। दूसरा एक हम क्या करते हैं, जो लिम्फ नोड है उनको बाहर निकालते हैं, उनका टेस्ट करवाते हैं, उनका बायोप्सी करवाते हैं। बायोप्सी में हमें सेल दिखनी चाहिए, कौन सी, आरएस सेल, रेड स्टिनबर्ग जो सेल है, या जो ओवल्स आई जो सेल है दोस्तों वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। दिस इज नोन एज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर दिस डिजीज। तो हम क्या करेंगे, एक्सीजन करेंगे, ठीक है, बाहर निकालेंगे। तो एक्सीजन ऑफ लिम्फ नोड, और इसके अंदर हम क्या देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ
presence of Reed Steinberg cells. This is investigation of choice. इसे हम किस नाम जानते हैं? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम दोस्तों रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, जैसे हमने सीटी स्कैन करवा सकते हैं या पैट स्कैन जो है वो करवा सकते हैं। पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी जो टेस्ट है वो भी करवा सकते हैं। एक बिल्कुल सिंपल टेस्ट जो सीबीसी है दोस्तों वो भी करवा सकते हैं। ज्यादातर इसके अंदर क्या होता है कि एक तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया जो है वो देखने को मिलता है, तो एनीमिया देखने को मिलेगा। एनीमिया में कौन सा? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक जो एनीमिया है दोस्तों वो देखने को मिलता है। अब बताओ सेल की साइज को जांच करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, और जो क्रोमिक जो वर्ड है उसको देखने के लिए हाइपर है या हाइपर कौन सा टेस्ट करते हैं। आज का ये क्वेश्चन है, आपको एनीमिया वाले टॉपिक में मैंने दोनों बताए थे, याद आ गए होंगे आपको शायद। किसी भी बच्चे ने अच्छे से साइज ज्यादा होगी तो किसका लेवल बढ़ेगा, अगर साइज कम होगी दोस्तों तो किसका लेवल बढ़ेगा, तो ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। इसके अलावा ल्यूकोपीनिया देखने को मिलेगा, ठीक है, डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है वो भी यहाँ पर क्या होता है देखने को मिलता है। तो एनीमिया, तीनों चीजें एक साथ लिख लो, याद भी हो जाएगा। ल्यूकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एनीमिया मेनली कौन सा देखने को मिलता है? माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक टाइप का जो एनीमिया है दोस्तों वो देखने को मिलता है। भाई बहुत आजकल क्या है दोस्तों, एडवांस क्वेश्चंस आने लग गए हैं। मुझे डर लगने लग गया है कि भाई कहीं आप लोगों को कुछ टॉपिक रह नहीं जाए, तो मुझे ये करवाना पड़ेगा। मुझे पता है कि आपका मन नहीं होगा कि यार सर इस डिजीज को इतना पढ़ें, लेकिन आजकल जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, इसलिए मैं इस डिजीज की आपको स्टेजिंग करवाऊंगा भाई कि कौन से स्टेज में क्या होता है। इसे हम आर्बोर क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि आर्बोर जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सी डिजीज के लिए दिया गया है। तो सिंपल सा जो आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? होड्सकिन डिजीज हो जाएगा। कि होड्सकिन डिजीज के अंदर हम क्या करवाते हैं, कौन सा क्लासिफिकेशन देखते हैं? हम आर्बोर क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पहला बनेगा आपका स्टेज फर्स्ट। अगर ये डिजीज दोस्तों स्टेज फर्स्ट में है तो मेनली ये सिंगल लिम्फ नोड को क्या करती है? इन्वॉल्व करती हैं। जैसे मान लो सर्वाइकल हो गए तो सर्वाइकल ही होगा, एक्सिलरी नहीं होगा, इंक्वाइनल नहीं होगा, मेडिस्टिनल है वो नहीं होगा। तो स्टेज फर्स्ट मतलब पहला मतलब पहले लिम्फ नोड, अकेला लिम्फ नोड। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल लिम्फ नोड, जैसे एग्जांपल के रूप में सर्वाइकल मेन, क्योंकि सबसे पहले मोस्टली सर्वाइकल को इफेक्ट करता है तो सर्वाइकल हो गया। इसके बाद स्टेज सेकंड, अब स्टेज सेकंड अगर आ गया तो सेकंड का मतलब 2, तो 2 का मतलब 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप है दोस्तों वो लिम्फ नोड के क्या होते हैं? इफेक्ट होते हैं। ज्यादातर ये सेम साइड ऑफ डायफ्राम होते हैं। 2 और मोर देन 2 लिम्फ नोड या 2 टाइप ऑफ लिम्फ नोड भी ले सकते हो ऑन सेम साइड ऑफ डायफ्राम। तो डायफ्राम की एक ही साइड रहेंगे, सेम साइड रहेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि इधर और इधर दोनों तरफ नहीं होते हैं, तो सेम साइड होते हैं तो स्टेज सेकंड में आएंगे। और अगर दोनों तरफ हो गए हैं दोस्तों, ठीक है, इधर भी और इधर भी, ऊपर या नीचे दोनों तरफ, तो वो क्या आ जाएगा? स्टेज थर्ड में आ जाएगा। स्टेज सेकंड थर्ड में ज्यादा अंतर नहीं है, तो ये हो गया स्टेज थर्ड। बस स्टेज थर्ड में थोड़ा सा अंतर लिखना है, कुछ नहीं लिखना। 2 और मोर देन 2 ऑन बोथ साइड ऑफ डायफ्राम, ऑन बोथ साइड ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम के दोनों साइड में अगर इफेक्ट होते हैं दोस्तों तो वो किसके अंदर आ जाएंगे? आपके स्टेज थर्ड के अंदर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट लास्ट आता है आपका स्टेज 4, मतलब लिम्फ नोड के अलावा अगर अब और किसी पार्ट को, बॉडी के पार्ट को दोस्तों अफेक्ट करने लग जाए तो उसे हम बोलेंगे एक्स्ट्रा नोडल, तो वो आपका किस में आ जाएगा? स्टेज 4 में आ जाएगा। तो लास्ट आपका स्टेज 4। तो क्या तो स्टेज 4 लिखा हुआ है या डायरेक्टली वो एक्स्ट्रा नोडल भी लिख सकते हैं? एक्स्ट्रा नोडल। तो एक्स्ट्रा नोडल का मतलब क्या होता है दोस्तों कि क्या तो ये मेनली जैसे बोन मैरो, लीवर अगर इनको अफेक्ट करने लग जाए, बोन मैरो, लीवर अगर इनको अफेक्ट करने लग जाता है तो इसको हम किस नाम जानते हैं दोस्तों? स्टेज 4 के नाम से जानते हैं। कई बार इन स्टेज की को आपको मैंने इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बस सिंपल सा एक वर्ड बताऊंगा, उससे आपका सब क्लियर हो जाएगा। कई बार इन स्टेज के आगे ए और बी लिखा हुआ रहता है, जैसे स्टेज थर्ड ए, स्टेज 4, स्टेज थर्ड बी, ऐसे लिखा हुआ जाए, तो आपको क्या समझना है? A4 समझना है दोस्तों आपको एब्सेंस ऑफ बी सिम्टम्स। जो 20 जो सिम्टम्स हैं ना दोस्तों वो क्या हो जाए? आपके एब्सेंस हो जाए।
अब बी सिम्टम्स कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा नहीं। और यहां पर आ जाएंगे आपके बी सिम्टम्स, ठीक है। तो जो बी सिम्टम्स हैं दोस्तों वो अगर प्रेजेंट हैं, यहां पर क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, यहां पर एब्सेंट। तो अगर किसी भी स्टेज के सामने अगर ए और बी लिखा हुआ है, तो ए लिखा हुआ है तो मतलब एब्सेंस ऑफ बी सिम्टम्स, और बी लिखा हुआ है तो मतलब प्रेजेंट ऑफ बी सिम्टम्स। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि भाई स्टेज के आगे ए और बी का मतलब क्या है, वो आप क्या हो जाओगे दोस्तों, इसको समझ जाओगे। और ए और जो बी है, बी जो सिम्टम्स है दोस्तों वो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको कई बार इसको बता दिया। तो याद रखना चाहिए कि तीन सिम्टम्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। एक होता है आपका फीवर, एक होता है आपका वेट लॉस, और एक होता है आपका नाइट स्वेटिंग, ठीक है। तो ये तीनों किसके अंदर आते हैं दोस्तों, आपके बी सिम्टम्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इसकी क्या होगी दोस्तों, आपकी स्टेजिंग होगी। इसके बाद में हम इसका पढ़ते हैं मैनेजमेंट। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें ना, तो अगर हम शुरुआत करें कि भाई सबसे सिंपल जो मैनेजमेंट है वो क्या होगा, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, रेडिएशन थेरेपी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिंपल अगर मैनेजमेंट अगर हम बात करें कि भाई मीडियास्टिनल जो लिम्फ नोड है वो इन्वॉल्व नहीं है, मतलब स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड में है, मेनली स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड में है, मीडियास्टिनल जो इन्वॉल्वमेंट है दोस्तों वो नहीं है, तो हम क्या देते हैं, रेडियोथेरेपी देते हैं, जिसे हम लोकलाइज्ड रेडियोथेरेपी के नाम से जानते हैं। तो स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान रखना इसमें लिखा होगा नो मीडियास्टिनल इन्वॉल्वमेंट, नो मीडियास्टिनल इन्वॉल्वमेंट। तो इसके अंदर हम देते हैं दोस्तों लोकलाइज्ड रेडियोथेरेपी। इसे हम किस नाम जानते हैं, लोकलाइज्ड रेडियोथेरेपी के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर ये एडवांस स्टेज में चला गया, थर्ड या फोर्थ स्टेज में चला गया, या मीडियास्टिनल जो लिम्फ नोड है उनको क्या करता है, इन्वॉल्व करता है, तो फिर हम देंगे इसको ABVD, क्या देंगे, ABVD कीमोथेरेपी। फिर हम इसको ABVD क्या देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं। ABVD कीमोथेरेपी का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो A, B, V और D, एबीवीडी कीमोथेरेपी का मतलब ये हो गया दोस्तों कि 4 ड्रग होंगी जिनका नाम जो है कीमोथेरेपी की, जिनका नाम जो है दोस्तों वो ए बी वी और जो डी है दोस्तों उससे क्या होगा, स्टार्ट होगा। ए फॉर यहां पर होगा एड्रिया माइसिन, ठीक है। माइसिन ए और बी दोनों है वो माइसिन है, ऐसे याद रख लेना। ए फॉर एड्रिया माइसिन और बी फॉर है आपका बिलियोमाइसिन, बिलियोमाइसिन। तो आपको याद बस 2 वर्ड करने हैं, एड्रिया और बिलियो, एड्रिया और बिलियो। फिर आपको जीतना है, तो जीतना है तो विन करो, ठीक है। तो विन करके ब्लास्ट कर दो सबको, विन करके क्या कर दो, सबको ब्लास्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका विन ब्लास्ट टीम, ठीक है। और लास्ट आपकी डाकार्बाजीन, बस ये आपकी 4 ड्रग, इनको आपको याद रखना है, ABVD के नाम से ये जानी जाती हैं। याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो तो बस ये याद रख लेना कि भाई A से B से B से और जो D है ना दोस्तों उससे क्या होता है, ये स्टार्ट होता है। बस नर्सिंग मैनेजमेंट हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, एक सेंटेंस बताऊंगा कि हमें कोशिश करनी है कि जो पेशेंट है दोस्तों उसको हम इन्फेक्शन से बचाएं और ब्लीडिंग से बचाएं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट में कि जो पेशेंट है उसे हम ब्लीडिंग और इन्फेक्शन से बचाएं, प्रोटेक्ट फ्रॉम ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन। तो ब्लीडिंग और इन्फेक्शन से हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। चलो अब आ जाओ एक बार, बस अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें रिवाइज करवा दूंगा। देखो, एक क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद हॉडकिन डिजीज है, तो विच लिम्फ नोड डज द नर्स एक्सपेक्ट टू बी अफेक्टेड फर्स्ट। तो हॉडकिन डिजीज के अंदर सबसे पहले सबसे मोस्ट कॉमनली जो लिम्फ नोड है जो अफेक्टेड होते हैं दैट आर सर्वाइकल लिम्फ नोड, बस लिख लो। तो लिखो इसमें हॉडकिन डिजीज में मेनली सर्वाइकल लिम्फ नोड
अफेक्ट होते हैं। होड्किन डिजीज में मेनली सर्वाइकल जो लिम्फ नोड है दोस्तों वो क्या होते हैं आपके अफेक्ट होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सबसे पहले भी यही लिखना, सबसे पहले, ठीक है, दोनों लिख लेना, आप लिख लेना एक लाइन और इसमें, या ऐसे भी लिखा होता है मेनली या सबसे पहले, सबसे पहले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, what group of clients should the nurse anticipate to have the highest incidence of non Hodgkin lymphoma। तो मैंने नॉन हॉडकिन जो लिम्फोमा है दोस्तों उसके इंसिडेंस आपको करवा रखे हैं। नॉन हॉडकिन जो लिम्फोमा है उसको मेनली ओल्डर एडल्ट को क्या करती है, अफेक्ट करती है। जबकि हमने हॉडकिन जो लिम्फोमा है दोस्तों उसके अंदर क्या पढ़ा था कि हॉडकिन जो लिम्फोमा है वो बाई मॉडल होती है। बाई मॉडल मतलब 2 बार एज होती है, एक तो 20 ईयर्स एज के अंदर अफेक्ट करती है, एक 50 साल की जो एज होती है दोस्तों उसके अंदर मेनली क्या करती है, अफेक्ट करती है। जबकि नॉन हॉडकिन जो लिम्फोमा है वो मेनली किसको अफेक्ट करता है, आपका ओल्डर एडल्ट को क्या करता है दोस्तों, अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा याद रखना है, और इतना ज्यादा कुछ पूछते नहीं है बस, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा अगर याद करना चाहोगे भाई क्या क्या चीजें और आप ध्यान दे सकते हो, तो हॉडकिन और नॉन हॉडकिन में देखो, एक तो क्या होता है दोस्तों नॉन हॉडकिन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर है ना मिजेंट्रिक लिम्फ नोड्स भी क्या हो जाते हैं, लिम्फ नोड में इन्वॉल्वमेंट होते हैं, वहां पर नहीं होता। तो मिजेंट्रिक लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट इज कॉमन, लिम्फ नोड, ये नॉन हॉडकिन का लिखा रहा हूं मैं, इन्वॉल्वमेंट इज कॉमन। तो मिजेंट्रिक जो लिम्फ नोड है दोस्तों उनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर क्या होता है, कॉमन होता है। एक कई सारे पेरिफेरल जो लिम्फ नोड है ना इसके अंदर एक साथ क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, मल्टीपल के नाम जानते हैं। तो मल्टीपल पेरिफेरल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होता है। तो मल्टीपल पेरिफेरल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, और मोस्ट कॉमन भी यही है, ध्यान रखना। दोनों में अगर आपसे पूछे भाई दोनों के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो यही होता है। एक दूसरा ज्यादातर इसके जो लिम्फ नोड होते हैं ना वो कंटिन्यूटी में नहीं होते, एक दूसरे के साथ नहीं होते। एक लिम्फ नोड इफेक्ट है, दूसरा नहीं हो रहा, फिर कहीं हो रहा है, फिर कहीं नहीं हो रहा, तो इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टिग्यूअस लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। इसको किस नाम जानते हैं, नॉन कॉन्टिग्यूअस लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो कि इसके लिम्फ नोड जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, नॉन कॉन्टिग्यूअस होते हैं, मतलब नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं होते हैं। जबकि हॉडकिन डिजीज के अंदर क्या होते हैं, कंटिन्यूटी में के अंदर पाए जाते हैं एक्चुअली में ये। ठीक है, कंटिन्यूटी के अंदर क्या होते हैं दोस्तों, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। जबकि यहाँ पर जो ये लिम्फ नोड होते हैं ये कैसे होते हैं, नॉन कॉन्टिग्यूअस लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे पाया जाता है। तो थोड़ा सा इसको देख लेना। इसके बाद में हम, चलो इसमें लिख लो, इसमें लिख लो, नॉन हॉडकिन लिम्फोमा मेनली नॉन हॉडकिन लिम्फोमा, नॉन हॉडकिन लिम्फोमा मेनली ओल्डर एडल्ट को अफेक्ट करता है। बस सिंपल से एक सेंटेंस हो गया कि नॉन हॉडकिन जो लिम्फोमा है वो मेनली किसको अफेक्ट करता है दोस्तों, जो आपके ओल्डर एडल्ट हैं उनको क्या करता है, आपके अफेक्ट करता है, ओल्डर एडल्ट को अफेक्ट करता है नॉन हॉडकिन। ठीक है, एक बार ये हो गया। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, आज मैं पूरा खत्म करवा के जाऊंगा आपको ना। ए नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट विद हॉडकिन डिजीज अबाउट रेस्पॉन्सेज टू होल बॉडी रेडिएशन। कि भाई किसी भी क्लाइंट को, अगर हम हॉडकिन डिजीज के क्लाइंट को हमने बताया था दोस्तों कि अगर स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड के अंदर होता है लोकलाइज्ड रेडिएशन थेरेपी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर एडवांस स्टेज के अंदर है तो एबीवीडी जो थेरेपी है, कीमोथेरेपी है, वो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। एबीवीडी कीमोथेरेपी क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद में इसमें पूछा है भाई एक क्लाइंट को एक नर्स पढ़ा रही है किसके बारे में, कि भाई होल बॉडी, पूरी बॉडी का जो रेडिएशन होगा, वैसे लोकलाइज बताया था मैंने, यहाँ पर होल बॉडी रेडिएशन दिया जा रहा है, ध्यान रखना। तो विच क्लिनिकल इंडिकेटर इंक्रीज शुड द नर्स इंक्लूड, कि भाई इसके कारण कौन सी चीज इंक्रीज होने के चांसेस होंगे, ध्यान रखना इंक्रीज होने के चांसेस किस में होंगे। पहला देखा दोस्तों ब्लड विस्कोसिटी, कि भाई ब्लड विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखना ब्लड विस्कोसिटी यहां पर इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है,
तो कौन सी डिजीज के अंदर ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज होती है? तो पॉलीसाइथेमिया में होती है, ठीक है। पॉलीसाइथेमिया जो होती है दोस्तों, उसके अंदर हाइपरवोलेमिया एंड ब्लड जो विस्कोसिटी है दोस्तों, वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो नेक्स्ट है दोस्तों कि ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन जो है ना, वो यहां पर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है कि यहां पर ये, क्योंकि भाई डब्ल्यूबीसी को अफेक्ट कर रही है, रेडिएशन के कारण उनको आप लिम्फ नोड को आप डैमेज कर रहे हो, जो कि हमारे को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। अगर आप लिम्फ नोड को डैमेज कर दोगे दोस्तों, तो ससेप्टिबिलिटी जो इन्फेक्शन है दोस्तों, वो पक्का और पक्का क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन इंक्रीज होगा। थर्ड देखा रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। भाई रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन पे फर्क पड़ सकता है, लेकिन जो फर्क पड़ता है ना, वो क्या होता है दोस्तों? डिक्रीज होता है, नहीं कि इंक्रीज होता है। तो रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। इस चीज में क्या होता है दोस्तों? एक्चुअली में तो रेडिएशन है ना, वो एक काम और करती है, बोन मेरो को डिप्रेस करने का काम करती है। जब बोन मेरो को डिप्रेस करेगा रेडिएशन थेरेपी, क्योंकि होल बॉडी का है, तो होल बॉडी का तो बोन मेरो को डिप्रेस करेगा। जब ये होल बॉडी को बोन मेरो को डिप्रेस करेगा, तो उसके कारण क्या होगा? जो डब्ल्यूबीसी है ना दोस्तों, वो क्या होंगे? कम होंगी। और जब डब्ल्यूबीसी कम होंगी दोस्तों, तो उसके कारण से इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी कम होगी। थर्ड में देखा रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, यहां पर इंक्रीज वर्ड लिखा हुआ है कि भाई इंक्रीज होगा क्या? तो ये इंक्रीज नहीं होगा, ये रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन यहां पर क्या होगा दोस्तों? डिक्रीज होगा। और टेंडेंसी टू पैथोलॉजिकल जो फ्रैक्चर है दोस्तों, ये यहां पर डायरेक्टली नहीं बता सकते, भाई डिजीज के कारण जरूर हो सकता है कि भाई फ्रैक्चर के चांसेस इस डिजीज में बढ़ जाते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के कारण नहीं कह सकते कि भाई रेडिएशन के कारण क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना, ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन जो है वो रेडिएशन के कारण क्या होता है? बढ़ जाता है। तो लिख लो इसमें। देखो इसमें होड्सकिन डिजीज में, होड्सकिन डिजीज के क्लाइंट में होल बॉडी रेडिएशन के कारण, होल बॉडी रेडिएशन के कारण, होल बॉडी रेडिएशन के कारण ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन क्या हो जाता है दोस्तों? इंक्रीज हो जाता है। अब ज्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे ना हमारे, वो सारे क्वेश्चंस लगभग दोस्तों हमने पढ़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको मैंने ये पढ़ाए हुए हैं। तो पिछली क्लासेस में जाके देख लेना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमारा जो सिलेबस उसको कंप्लीट करेंगे, फिर और कोई जो बुक है दोस्तों वो हम पढ़ेंगे। तो एक क्लाइंट इज, मैं चाहूंगा वो पूरा पढ़ा दूं, हिपेरिन, पीटी, आईएनआर सब पढ़ाया हुआ मैंने आपको, एपीटीटी पिछली क्लासेस में जाके आप देखना। एक क्लाइंट इज स्टार्टेड ऑन ए कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन ऑफ हिपेरिन व्हिच फाइंडिंग डज द नर्स यूज टू कंक्लूड दैट द इंटरवेंशन इज थेरेप्यूटिक। मतलब किसी भी क्लाइंट को जब आप क्या दे रहे हो दोस्तों? हिपेरिन दे रहे हो, और आपको ये देखना है कि वो काम कर रही है नहीं कर रही, थेरेप्यूटिक में है या नहीं है। तो आप क्या चीज चेक करोगे? पहला ऑप्शन दे रखा है आईएनआर, कितना दे रखा है? आगे छोड़ो। पीटी दे रखा है, तो पीटी और आईएनआर दोनों यूज नहीं करते हैं हिपेरिन के लिए। दीज बोथ आर यूज फॉर वारफेरिन। दोनों का यूज हम किसके लिए करते हैं दोस्तों? वारफेरिन की यूज करते हैं। तो एपीटीटी यूज करते हैं, और एपीटीटी का सोंडस और मोस भी दोनों में लिखा हुआ है कि जो एपीटीटी का जो वैल्यू है हिपेरिन देते टाइम, अगर वो 1.5 से लेकर वो 2.5 गुना तक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किसको दिखाता है? नॉर्मल वैल्यू को दिखाता है कि भाई ठीक है, हिपेरिन थेरेपी के दौरान इसका जो लेवल है एपीटीटी का, वो 1.5 से 2.5 टाइम तक कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो यहां पर यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा कि जब हम हिपेरिन देते हैं तो हम क्या चेक करते हैं? एपीटीटी चेक करते हैं। जब वारफेरिन देते हैं तो हम पीटीआईएनआर चेक करते हैं। एपीटीटी जब देंगे तो जिसका जो लेवल है वो 1.5 से 2.5 गुना तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो 2 गुना 1.5 से 2.5 के बीच में आ गया तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट के देखा एसीटी इज इन रेंज ऑफ 70 से 120। तो एसीटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्टिवेटेड क्लोटिंग टाइम। जो उसका जो रेंज है 70 से जो 120 है दोस्तों, गलत दे रखा है। इसका जो लेवल है, अगर आप हिपेरिन दे रहे हो तो 150 से 200 के बीच में होना चाहिए, लगभग कितना होना चाहिए? 150 से 200 के बीच में। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। तो सिंपल से बस लिख लेना कि कंटिन्यूअस हिपेरिन थेरेपी के दौरान, हिपेरिन थेरेपी के दौरान एपीटीटी को असेस करते हैं, को असेस करते हैं जिसका लेवल 1.5 टू 2.5 होना चाहिए, 1.5 से 2.5 गुना होना चाहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये दिखाता है कि भाई ये थेराप्यूटिक लेवल को शो करता है। ये भी लाइन भी लिखना चाहो तो लिख लो कि यह
थेराप्यूटिक लेवल को शो करता है, थेराप्यूटिक लेवल को शो करता है। किसको शो करता है? थेराप्यूटिक लेवल को शो करता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन सिंपल आएंगे। ए नर्स हैज डिफिकल्टी इन पाल्पिटिंग द पेडल पल्स ऑफ ए क्लाइंट विद वेनस इनसफिशिएंसी। वेनस डिसऑर्डर है, ध्यान रखना, ठीक है, वेनस रिलेटेड डिसऑर्डर है, वेनस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है, और उस क्लाइंट के अंदर आप पेडल पल्स क्या कर रहे हो दोस्तों? असेस कर रहे हो, और जो नर्स उसको दिक्कत आ रही है, उसको पल्स क्या नहीं हो रही दोस्तों, असेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट? तो नर्स को सबसे पहला एक्शन क्या लेना चाहिए? पहला क्या दे रखा है? काउंट द नर्स एट, सॉरी काउंट द नर्स नहीं, काउंट द पल्स एट अनदर साइड, कि जो पल्स है उसको दूसरी साइड पर क्या करो दोस्तों? काउंट करो, जो कि क्या है? बिल्कुल गलत है। आप क्या कहोगे सर गलत क्यों है? सही है ये तो भाई, अनदर साइड पे हमको असेस करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम रेट को नहीं करेंगे उसके, ठीक है, पल्स को रेट करने से कोई फायदा नहीं है, हम उसको देखेंगे भाई वो पल्स फील कैसे हो रही है, वो जरूरी है, फील का होना जरूरी है, रेट नहीं कि भाई उधर 80 आ रही इधर 70 आ रही, ऐसा नहीं होता है। तो रेट को काउंट नहीं करते हैं, ध्यान रखना, रेट को काउंट नहीं करते हैं, रेट को काउंट करने का कोई फायदा यहाँ पे नहीं होता है। हम पल्स को फील जरूर करते हैं, उसको देखते हैं कि भाई वो कैसी फील हो रही है, ठीक है, वॉल्यूम कैसा है, रिदम कैसी है, ये चीजें हम फील करेंगे, नहीं कि ये फील करेंगे भाई काउंट कितना है, तो काउंट फील नहीं किया जाता। सेकंड दोस्तों, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, बिल्कुल गलत है, अभी नहीं करेंगे, बाद में कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है कि भाई आप पेडल पल्स को फील नहीं कर पा रहे हो तो आप जाके बता दो मैं फील नहीं कर पा रही, वो कहेगा भाई आपका काम है करो, फील क्यों नहीं हो पा रही, तो फिर भी नहीं हो रही तो आपको लगेगा भाई कोई ऐसी बड़ी कंडीशन है, हो सकता है कि उसके कारण नहीं हो रही हो, तो फिर हम नोटिफाई करेंगे, लेकिन छोटी सी बात पे इसमें नहीं करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, लोअर द लेग टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो, बिल्कुल गलत है, यहाँ पर उल्टा होता है। आपको पता है कि जब वेन है जो उनको एलिवेट करते हैं ना तब फायदा होता है, अगर आपने लेग को क्या कर दिया दोस्तों? लोअर कर दिया, तो उस पर्सन के अंदर एडिमा के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, जब एडिमा बढ़ गई ना तो आपको पल्स को फील करने में और ज्यादा क्या होगी दोस्तों? प्रॉब्लम होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जल्दी से समझ में नहीं आएगा और कोई भी इसका आंसर ये नहीं मानेगा कि इसका आंसर क्या होगा। वेरीफाई द पल्स बाय यूजिंग ए डॉपलर, हम डॉपलर का क्या करेंगे दोस्तों? यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे इसका आंसर यही होगा कि अगर आपको पेडल पल्स फील नहीं हो रही है तो आप क्या, तो दूसरी साइड पे उसको फील करो, दूसरी जो साइड है उस पर फील करो, उसके बाद में नहीं हो रही तो वेरीफाई द पल्स बाय यूजिंग ए डॉपलर हम क्या करते हैं दोस्तों? यूज करते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो वेनस इनसफिशियंसी वाले पेशेंट में, वेनस इनसफिशियंसी वाले क्लाइंट में अगर पल्स फील नहीं हो रही, मैं पहले पल्स इसलिए नहीं लिख रहा, पता नहीं और कुछ भी लिख दे वो, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। तो पल्स को डॉपलर की सहायता से वेरीफाई करना चाहिए, तो पल्स को डॉपलर की सहायता से अब आप एक चीज दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, आप सर डिसऑर्डर जो है वो वेन का है, पल्स फील कर रहे हैं वो आर्टरी से रिलेटेड हो गया, भाई वेन का डिसऑर्डर होता है, एडिमा होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है, वेन के कारण क्या होता है? एडिमा होता है, एडिमा होने के कारण जो आर्टरीज जो होती हैं उनकी जो पल्सेस जो होती है दोस्तों उनको फील होने में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये आ रहा है, ऐसे कंफ्यूजन होता है सर वेन का डिसऑर्डर है और आप बात क्या पर पल्स की कर रहे हो, जो कि पल्स जो है दोस्तों वो क्या है? आर्टरी से। और पेडली पल्स क्यों फील करें? ज्यादातर ये चीजें जो है पेरिफेरल जो आर्टरी डिजीज हो या वेनस वाली डिजीज हो तो हम उसमें क्या करते हैं? डिजिटल साइड का ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? यूज करते हैं, दूर से दूर वाली जो साइड है दोस्तों उसका क्या करते हैं? यूज करते हैं, इसके कारण से ये होता है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए नर्स इज कंप्लीटिंग द एडमिशन असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट विद पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, व्हाट असेसमेंट्स आर कंसिस्टेंट विद द डायग्नोसिस, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, ठीक है। पहली बात तो क्या है? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाली क्वेश्चन है। दूसरी बात क्या है कि क्लाइंट को कौन सा डिसऑर्डर है? पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। तो पूरा डिटेल में मैंने आपको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज पढ़ाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। कौन कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहां पर जो चीज मेंशन नहीं है वो जरूर मेंशन कर लेना, लेकिन पढ़ो इसको ही, पढ़ाया हुआ है। पहला देर का एब्सेंस ऑफ हेयर ऑन टॉयज, बिल्कुल सही है ये दोस्तों, हेयर ऑन टॉयज जो है वो कम देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में क्या होता है दोस्तों कि टोज तक जो सर्कुलेशन है ना, टोज नहीं टोज तक जो सर्कुलेशन है वो क्या हो जाता है दोस्तों? कम हो जाता है। अब सर्कुलेशन क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, तो सर्कुलेशन डिक्रीज होने के कारण जो हेयर हैं उनको ब्लड सप्लाई नहीं होगी। अगर हेयर को ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है दोस्तों तो हेयर जो है वो टोज के ऊपर क्या हो जाते हैं? एब्सेंस हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड दे रखा कि सुपरफिशियल अल्सर विद इररेगुलर एजेस, ध्यान रखना कि सुपरफिशियल अल्सर विद इररेगुलर जो एजेज है ना दोस्तों
ये वेनस डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलते हैं, न कि किसमें, आर्टेरियल में, जो कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है। तो अगर यहां पर ये होता कि भाई वेनस इनसफिशियंसी होता तब ये बिल्कुल सही था, लेकिन यहां पर वेनस इनसफिशियंसी नहीं है, ठीक है। अल्सर मिल सकते हैं लेकिन सुपरफिशियल नहीं मिलेंगे। यहां पर जो अल्सर जो है दोस्तों, वो जो देखने को मिलते हैं वो मेनली डीप देखने को मिलते हैं। कैसे देखने को मिलते हैं? डीप देखने को मिलते हैं, जबकि वेनस जो होते हैं उसके अंदर कैसे देखने को मिलते हैं? सुपरफिशियल देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखा? पिटिंग एडिमा ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो भाई एडिमा जो है ना, ठीक है, एडिमा होने का जो कारण होता है वो मेनली किसके अंदर होता है? वेनस इनसफिशियंसी वाले डिसऑर्डर के अंदर होता है, यहां पर नहीं होता। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखा, रिपोर्ट ऑफ पेन एसोसिएटेड विद एक्सरसाइज। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के अंदर मैंने आपको एक टर्म लिखा रखा है दोस्तों, जाकर देखो। वो टर्म जो मैंने लिखा रखा है वो लिखा रखा मैंने इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन, ठीक है। ये जो टर्म जो मैंने लिखा है आपको, दैट इज इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन, ये वर्ड लिखाया है। इसका मतलब यही होता है, जो पर्सन है वो कभी भी एक्सरसाइज करे, कोई एक्टिविटी करे, तब उस समय उसको जो पेन है ना दोस्तों, वो क्या होता है? ज्यादा फील होता है। तो ये किस चीज को शो करता है दोस्तों? आपका इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन जो है वो किसको शो करता है? पेरिफेरल जो आर्टेरियल जो डिजीज है ना दोस्तों, उसको क्या करता है? इंक्रीज पिगमेंटेशन ऑफ द मीडियल मैल्यूलस एरियोला। ये भी वेनस इनसफिशियंसी में दिखाई देता है, ध्यान रखना। ये भी किसमें दिखाई देता है? वेनस इनसफिशियंसी में, ठीक है। ये पिटिंग एडिमा भी वेनस इनसफिशियंसी में, सुपरफिशियल अल्सर, ये सब तीनों देखो आपको पढ़, इसलिए क्वेश्चंस पढ़ने का फायदा होता है। आपने एक क्वेश्चन से तीन आपने पढ़ क्या रहे हो? पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, लेकिन तीन सिम्टम्स आपको वेनस जो इनसफिशियंसी है ना दोस्तों, उसके भी क्या हो गए? यहाँ पे मिलने लग गए हैं। अब आप कहोगे सर वेनस इनसफिशियंसी में क्यों होता है इंक्रीज पिगमेंटेशन, जो मीडियल मैल्यूलस एरिया? तो ऐसा माना जाता है कि दोस्तों कि जो आरबीसी जो है ना, उनका डीजनरेशन ज्यादा होता है, और आरबीसी की डीजनरेशन के कारण जो वेनस इनसफिशियंसी है उसके अंदर जो पिगमेंटेशन ऑफ मीडियल मैल्यूलस जो एरिया है ना दोस्तों, वो देखने को मिलता है। तो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में यहाँ पर जो लिस्ट दे रखी है, इसमें दो ही साइन देखने को मिलते हैं, एब्सेंस ऑफ हेयर ऑन टॉयज एंड रिपोर्ट ऑफ पेन एसोसिएटेड विद एक्सरसाइज, या इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन के नाम से भी हमें जानते हैं। तो लिखो, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज में एब्सेंस ऑफ हेयर ऑन टोज एंड इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन या पेन विद एक्सरसाइज देखने को मिलता है। पेन विद एक्सरसाइज देखने को मिलता है, ठीक है। ज्यादा कोई इतना टफ नहीं है। बस अल्सर वाले में ध्यान रख लेना कि वेनस इनसफिशियंसी के अंदर जो अल्सर होते हैं वो सुपरफिशियल अल्सर होते हैं, जबकि यहां पर जो अल्सर होते हैं ना वो डीप होंगे और एक एरिया तक लिमिटेड होंगे और गैंग्रीनियस होते हैं। जबकि सुपरफिशियल में रखा है कि जो एजेज जो होते हैं उसके क्या होते हैं? इरेगुलर होते हैं, ठीक है। गैंग्रीनी तक डेवलप हो जाती है। अगर आर्टेरियल इनसफिशियंसी के कारण अल्सर होते हैं ना, तो वो गैंग्रीनी तक भी हो सकते हैं, जबकि वेनस के कारण होंगे वो कैसे होते हैं? सुपरफिशियल विद इरेगुलर एजेज होते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका कि विच रिलेशनशिप डज द नर्स कंसीडर रिफ्लेक्टिव ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ नेलोक्सोन टू मॉर्फिन सल्फेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस सिंपल है, बट तरीका देखो कितना अच्छा दिया है इन्होंने कि भाई नेलोक्सोन और मॉर्फिन जो है ना दोस्तों, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर सेम रिलेशनशिप है? अब आपको पता है दोस्तों कि मॉर्फिन सल्फेट जो है वो ओपोइड है, और ओपोइड का जो एंटीडोट होता है दैट इज नेलोक्सोन। तो आपको ड्रग ढूंढनी है तो दो चीजें होनी चाहिए यहाँ पे, एक ड्रग होनी चाहिए, एक उसकी क्या होनी चाहिए दोस्तों? एंटीडोट होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तो वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो सेम रिलेशनशिप वाला आपको क्या करना है? इसमें ढूंढना है। पहला इसमें क्या दे रखा है कि एस्पिरिन की वारफेरिन से। अरे भाई ये तो दोनों, पहली बात तो वारफेरिन का क्या है? ये है नहीं, ठीक है। न तो एस्पिरिन का कोई एंटीडोट है ये, और न वारफेरिन का कोई एंटीडोट है। तो ये दोनों काम भी सेम कर रहे हैं, दोनों ही क्या करते हैं? कोगुलेशन को क्या करते हैं? इंटरफेयर करते हैं, कोगुलेशन को इंटरफेयर कर रही हैं। तो ये दोनों तो सेम काम कर रही है, जबकि एंटीडोट कोई है लेना देना ही नहीं है। एमोक्सिसिलिन टू सिस्टमिक इन्फेक्शन, भाई ये बात सही है कि इन्फेक्शन को कम करने के लिए हम एमोक्सिसिलिन को यूज करते हैं, बट मैंने कहा कि दोनों ड्रग होनी चाहिए, ये एक ड्रग और एक उसका एंटीडोट, ठीक है। एमोक्सिसिलिन इज ड्रग, लेकिन सिस्टमिक इन्फेक्शन जो ड्रग है नहीं है। एंटीडोट में भी ड्रग होनी चाहिए ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या देखा दोस्तों कि प्रोटामिन सल्फेट टू पेरेंटल हिपेरिन, बिल्कुल सही है। हिपेरिन का क्या होता है दोस्तों, प्रोटामिन सल्फेट होता है। और वारफेरिन का क्या होता है, विटामिन के होता है। तो प्रोटामिन सल्फेट टू हिपेरिन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक जो है इसमें एंटीडोट है और एक इसके अंदर ड्रग है। ड्रग इज हिपेरिन, प्रोटामिन सल्फेट इज एंटीडोट। ऑप्शन में भी यही था, मॉर्फिन सल्फेट इज ड्रग और नेलोक्सिन इज एंटीडोट। लास्ट देखा दोस्तों इनोक्सापेरिन टू डेल्टेपेरिन, बिल्कुल गलत है। मैंने आपको एमआई के अंदर इनके बारे में आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। लो मोलिकुलर वेट जो हिपेरिन है दोस्तों ये है, ये तो इनका ये लेना देना यहाँ पर है नहीं, तो दोनों ही सेम है। ये तो इनोक्सापेरिन दे दो या डेल्टेपेरिन दे दो, दोनों में से हम एक कोई भी ड्रग देते हैं तो ये क्या होती है दोस्तों, ये लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन होती है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, तो आप इसमें ये लिखो इस सेंटेंस के अंदर कि मॉर्फिन सल्फेट एंड नेलोक्सेन के अंदर जो रिलेशनशिप है वो ही रिलेशनशिप हिपेरिन एंड प्रोटामिन सल्फेट में है, ठीक है। ऐसे लिख लो, लिखो मॉर्फिन सल्फेट एंड नेलोक्सोन में, मॉर्फिन सल्फेट एंड नेलोक्सेन में जो रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप है वही रिलेशनशिप हिपेरिन एंड प्रोटामिन सल्फेट में है। ठीक है, अब सारे एंटीडोट आप यहां से पढ़ सकते हो, बार बार लिस्ट रहती है आपको, मैं सारे लिखाऊंगा, कोई फायदा है नहीं, टाइम वेस्ट होगा, जो कि हमको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट आपका करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्लाइंट इज रिसीविंग वारफेरिन, ठीक है, वारफेरिन याद रखना है, कोमेडिन यहाँ पे याद रखने की जरूरत आपको नहीं, ठीक है। द नर्स एक्सप्लेन्स द नीड फॉर केयरफुल रेगुलेशन ऑफ डाइटरी इनटेक ऑफ विटामिन के, ठीक है। भाई क्लाइंट वारफेरिन ले रहा है और नर्स कह रही है कि भाई आपको जो विटामिन के है उसका जो रेगुलेशन है, किस प्रकार से आपको लेना है, उसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन कर रही है किस प्रकार से उसकी जरूरत है। व्हाट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डज विटामिन के प्रमोट दैट मेक्स दिस इंस्ट्रक्शन इसेंशियल, क्या क्यों जरूरी है विटामिन के देना, ये इस बारे में बात कर रही है कि भाई विटामिन के क्यों जरूरी होती है, तो विटामिन के का क्या फंक्शन होता है, बस ये इसमें पूछ रहा है। पहला दे रखा है प्लेटलेट एग्रीगेशन, भाई प्लेटलेट एग्रीगेशन का काम ये नहीं करती है, ठीक है। नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी जो ड्रग्स हैं वो करती हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन, नॉर्मल प्रोसेस जो होती है वो होती है प्लेटलेट एग्रीगेशन, तो ये नहीं करती। आयनाइजेशन ब्लड कैल्शियम आयनाइजेशन करने का काम भी नहीं करती। फिब्रिनोजन फॉर्मेशन बाय द लीवर भी नहीं करती। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों सिंपल सा है बस, कि विटामिन जो के है ना दोस्तों 4 फैक्टर के ऊपर मेनली काम करती है, 1972 फैक्टर पे। कौन से 4 फैक्टर पे, 1972 पे, ऐसे याद रखो इसको। 1972 का मतलब 19 को कैसे लिखोगे, 10 + 9 7वां और दूसरा, बस। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या है, दूसरा है। तो प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन जो लीवर है दोस्तों उसको क्या करती है, ये प्रमोट करती है, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन बाय लीवर जो है दोस्तों वो इसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। बैटरी एसिडिटी हो रही है, वैसे तो 100% दिखा रहा है। तो प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन बाय द जो लीवर है दोस्तों उसको क्या करती है, ये प्रमोट करती है, बस इसको लिख लो कि विटामिन के लीवर के द्वारा प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन को प्रोमोट करती है। ठीक है, बस इतना याद रखना, कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है यहाँ पे है नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ, थोड़ी देर में इसको चार्ज करता हूं। एक नर्स है वो केयर कर रही है क्लाइंट को विद, उसके जो डायग्नोसिस है दोस्तों क्या है, पॉलीसाइथेमिया वीरा है। अब मैंने आपको पॉलीसाइथेमिया वीरा पूरा पढ़ाया हुआ है। द क्लाइंट आस्क व्हाई डू आई हैव एन इंक्रीज्ड टेंडेंसी टू डेवलप ब्लड क्लॉट्स। अब वो कह रहे हैं कि मेरे जो क्लाइंट है दोस्तों वो कह रहे हैं कि मेरे को पॉलीसाइथेमिया वीरा है, क्यों, क्या रीजन है कि मेरे अंदर जो ब्लड क्लॉट्स जो हैं वो ज्यादा होने के क्या है चांसेस हैं। विच इफेक्ट ऑफ द पॉलीसाइथेमिया वीरा शुड द नर्स एक्सप्लेन इंक्रीज द रिस्क ऑफ दिस थ्रोम्बोस। मतलब जो क्लॉट फॉर्मेशन हो रहे हैं ना, क्या होते हैं पॉलीसाइथेमिया वीरा में ज्यादा। मैंने आपको अच्छे से पॉलीसाइथेमिया वीरा पढ़ा दिया, अब दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। शायद पिछली क्लास के अंदर ही मैंने आपको पॉलीसाइथेमिया वीरा उसके बारे में अच्छे से बताया था। वहां पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई थी दोस्तों। 2 इंपॉर्टेंट चीजें क्या बताई थी कि भाई पॉलीसाइथेमिया वीरा के अंदर एक चीज जो देखने को मिलती है वो देखने को मिलता है आपको क्या, जो ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और दूसरी जो चीज बताई थी दोस्तों मैंने आपको क्या बताई थी, वो हाइपरवोलेमिया, कि आरबीसी ज्यादा होने के कारण क्या होता है दोस्तों, हाइपरवोलेमिया देखने को मिलता है।
अब देखो पहली चीज क्या दे रखी है इसमें, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। मान लो कि भाई बीपी बढ़ भी गया अगर वॉल्यूम बढ़ने के कारण, तो भी दोस्तों ये कोजेज ब्लड क्लोटिंग कोज नहीं करता है कि भाई बीपी बढ़ने के कारण ब्लड क्लोटिंग क्या हो जाएगी दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। सेकंड जो ऑप्शन ओके दे रखा है भाई इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, ये ही इसका क्या होगा दोस्तों आपका राइट आंसर होगा कि इस डिजीज के अंदर ब्लड की जो विस्कोसिटी है ना दोस्तों वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण से ब्लड क्लोटिंग की जो टेंडेंसी है वो पॉलीसाइथेमिया वीरा में क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। पूरे डिसऑर्डर हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट देखा फ्रेजिलिटी ऑफ द ब्लड सेल्स, ब्लड सेल की जो फ्रेजिलिटी है दोस्तों उसको क्या करता है, ये अफेक्ट करता है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। और इमेच्योरिटी ऑफ द रेड ब्लड सेल का भी यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। मेन जो रीजन है ना, मेन जो रीजन है वो ब्लड विस्कोसिटी है। ब्लड विस्कोसिटी के इंक्रीज होने के कारण पॉलीसाइथेमिया वीरा के अंदर ब्लड क्लॉट के डेवलप होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। तो लिख लो इसको, लिखो ब्लड विस्कोसिटी के इंक्रीज होने के कारण पॉलीसाइथेमिया वीरा में ब्लड क्लोटिंग की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। ब्लड क्लोटिंग की टेंडेंसी क्या हो जाती है दोस्तों, इंक्रीज हो जाती है, वो हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, यही है ना, 8वां है ना, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक क्लाइंट हु इज वीक, एक क्लाइंट दोस्तों वीक है, साथ में क्या है उसको डिजनिया है एंड जॉइंडिस, और साथ में क्या उसको जॉइंडिस है, हैज ए बिलिरुबिन लेवल ऑफ ग्रेटर देन 2 मिलीग्राम पर 100 ml। बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है। विद विच प्रॉब्लम्स आर दीज क्लिनिकल फाइंडिंग कंसिस्टेंट, तो बिलिरुबिन का जो लेवल है ना वो इन चारों में से किस में बढ़ा हुआ मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता किसके कारण है दोस्तों, तो आप कहोगे सर आरबीसी की डिस्ट्रक्शन के कारण, तो चारों में से देख लो कौन से में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। पहला जो ऑप्शन है दोस्तों हीमोलाइटिक एनीमिया, ये इसका राइट आंसर होगा। भाई हीमोलाइसिस होगा तो आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होगा तो बिलिरुबिन बनेगा, बिलिरुबिन बढ़ेगा तो बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज होगा, जिसके कारण क्या होगा, पर्सन वीक होगा, डिजनिया होगा, जॉइंडिस होगा। और बिलिरुबिन का जो लेवल है दोस्तों वो 2 मिलीग्राम पर 100 ml से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हीमोलाइटिक। परनीसिस एनीमिया इसका नहीं होगा। बताओ कौन सी डिसऑर्डर के कारण परनीसिस, कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण परनीसिस एनीमिया होता है। डिक्रीज रेट ऑफ रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन, ऐसे कह रहा है कि भाई कम होने के कारण, अरे भाई कम होगा तो बिलिरुबिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जबकि इसमें कम लिखा हुआ तो गलत है। अगर ये लिखा होता इंक्रीज रेट ऑफ रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन तो वो उसका आंसर होता। लो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इरिथ्रोसाइट, यहां पर कोई देना देना नहीं कि भाई ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है, आरबीसी जो है इसमें हीमोग्लोबिन से क्या जुड़ता है, ऑक्सीजन, तो वो कम हो जाती है, तो उसके कारण कोई लेना देना नहीं है। मेन क्या है दोस्तों, आरबीसी के ब्रेकडाउन के कारण क्या होता है, हेमोलाइटिक एनीमिया होता है। एनीमिया का पूरा टॉपिक पढ़ लिया हमने, दोबारा से पढ़ने की आपको जरूरत यहां पे है नहीं। तो लिख लो इसमें, लिखो हीमोलाइटिक एनीमिया में बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है आरबीसी की डिस्ट्रक्शन के कारण, ऐसे लिख लो हीमोलाइटिक एनीमिया में आरबीसी के डिस्ट्रक्शन के कारण, हीमोलाइटिक एनीमिया आरबीसी डिस्ट्रक्शन के कारण बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कई सारे क्वेश्चन स्प्लीन से रिलेटेड हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे हल्का सा। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैड ए स्प्लेनेक्टोमी, ठीक है, जो स्प्लीन है दोस्तों उसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। फॉर विच कॉम्प्लिकेशन शुड द नर्स स्पेशली असेसेज इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। तो बताओ स्प्लेनेक्टोमी के कारण मोस्ट जो पीरियड है, पोस्ट ऑपरेटिव जो पीरियड है दोस्तों, उसमें क्या चीज आप असेस करोगे। तो सबसे पहली बात तो थोड़ा सा समझते हैं, इसके जो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी क्या है दोस्तों ये कम होता है, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो स्प्लेनेक्टोमी क्या है, स्प्लीन को क्या करना दोस्तों, रिमूव करना। अब स्प्लीन क्या क्या काम करता है आप बताओ। स्प्लीन एक तो क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो ओल्ड आरबीसी उनको रिमूव करता है। सर्कुलेटरी अगर कोई भी सेल्स दोस्तों डिफेक्टिव होती है तो उस डिफेक्टिव सेल को भी क्या कर देता है दोस्तों, ये बाहर निकाल देता है। हमारे सर्कुलेशन के अंदर जितने जो बैक्टीरिया हैं, उनको बोलते हैं सर्कुलेटिंग बैक्टीरिया, उनको भी क्या करता है दोस्तों, ये आपका
रिमूव कर देता है सर्कुलेशन से। एक क्या करता है दोस्तों, इमेच्योर जो आरबीसी है उनकी जो प्रोसेसिंग है दोस्तों उसमें भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। अब क्वेश्चन है कि भाई स्प्लेनेक्टोमी करेंगे क्यों, तो मेन किस किस चीज के अंदर हम करते हैं, तो मेन एक तो क्या है दोस्तों कि कोई भी इंजरी हो, ट्रोमा हो, एक्सीडेंट हो, उसके कारण क्या हो, जो स्प्लीन है दोस्तों क्या हो जाए, रैप्चर हो जाए। तो ट्रोमेटिक स्प्लीन रैप्चर, ट्रोमेटिक स्प्लीन जो रैप्चर है उसके कारण, या फिर दोस्तों ब्लड डिसऑर्डर के कारण। कई बार ऐसे ब्लड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं दोस्तों, उनके कारण क्या करना पड़ता है, स्प्लीन को रिमूव करना पड़ता है। एग्जांपल के रूप में जैसे स्फेरोसाइटोसिस, स्फेरोसाइटोसिस की जो कंडीशन उसमें कर सकते हैं, या फिर जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाए दोस्तों और उसका पता नहीं चले कि भाई रीजन क्या है, तो उसको बोलते हैं हम आईटीपी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक। अगर आपको याद नहीं हो तो बस सिंपल से इतना याद रख लेना कि भाई ब्लड डिसऑर्डर में और स्प्लीन का रैप्चर होने पे इसको बोलते हैं क्या, आईटीपी के नाम से हम इसे जानते हैं। या फिर थ्रोम्बोसिस के कारण थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, क्योंकि थ्रोम्बोसिस होता है तो वहां पर प्लेटलेट्स का क्या होता है, यूज होता है, और उसके कारण प्लेटलेट क्या होंगी, कम होंगी। तो थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक वो साइटोपेनिक परप्यूरा, इसको बोलेंगे हम टी और पी। तो इनमें क्या करते हैं दोस्तों, इन डिसऑर्डर्स के अगर एडवांस स्टेज में चली जाए तो भी करते हैं। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में करते हैं, लेकिन बहुत कॉमन, बहुत रेयर कंडीशन के अंदर हम करते हैं, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया इनमें भी करते हैं, बट लेस कॉमन, बहुत कॉमन। मेन दोस्तों रैप्चर जब होता है ना उसी के अंदर मेनली हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें कई बार होड्किन डिजीज में भी कर देते हैं, बट वो इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं। इसमें अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज आती है ना दोस्तों, वो इसका आता है, एक तो जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, एक ऐसा तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है उसके बारे में पढ़ना। तो थोड़ा सा हम पहले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में वो कई चीजें लिख सकता है, वो लिख सकता है कि भाई पेशेंट जो है उसको हेमरेज हो गया। एक्चुअली में क्या है कि जो स्प्लीन है ना वो हाईली वेस्कुलर क्या होता है दोस्तों, ऑर्गन होता है। अब जो भी ऑर्गन हाईली वेस्कुलर होगा उस ऑर्गन में हमेशा ब्लीडिंग होने के चांसेस होंगे, तो वो हो सकता है कि आपको हेमरेज लिख दे। हेमरेज नहीं लिखेगा तो दोस्तों वो ब्लीडिंग लिखेगा। अगर वो ब्लीडिंग नहीं लिखेगा तो वो लिखेगा एब्डोमिनल डिस्टेंशन। अब आप कहोगे सर ये कहां से आ गया, कई बार क्या होती है इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, पता नहीं चलता, जिसके कारण जो एब्डोमेन है दोस्तों उसको क्या हो जाता है, डिस्टेंशन हो जाता है। तो वो किस प्रकार से हेमरेज लिख सकता है, ब्लीडिंग लिख सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन लिख सकता है, या फिर वो दोस्तों शोक भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है, शोक भी लिख सकता है कि जो पेशेंट है दोस्तों, क्योंकि जो पेशेंट है ब्लीडिंग होगी तो हेमरेज की जो शोक है दोस्तों उसके अंदर डेवलप होगा, क्योंकि ब्लड का लॉस होगा, ब्लड के लॉस के कारण किस में जाएगा दोस्तों, वो शोक के अंदर जा सकता है। तो इसमें ध्यान रखना इस प्रकार से। एक उसको दोस्तों क्या होता है कि ऐसे पेशेंट को ना थोड़ा सा रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, डिजनिया तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्या होगा जैसे सांस लेगा ना तो पेन होगा उसे, क्योंकि इस जगह पे वो इरिटेट करता है ना, तो पेन ऑन इंस्पिरेशन देखने को मिलता है। या जो लंग्स जो है ना दोस्तों वो पूरी तरह से क्या नहीं होते, एक्सपेंड होने में उनको भी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पर्सन को जैसे पेन होगा वो पूरा जो लंग्स है दोस्तों वो एक्सपेंड नहीं हो पाते हैं। तो ये भी क्या होता है दोस्तों देखने को मिलता है, बस ये ध्यान रख लेना बहुत है। कई सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके। कॉन्ट्राइंडिकेशन में एक तो कोगुलोपैथी है, क्योंकि भाई कोगुलेशन में अगर प्रॉब्लम आ गई तो पहले हाईली वेस्कुलर डिसऑर्डर है दोस्तों ये, और एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिजीजेस ज्यादातर, क्योंकि इनके अंदर ये माना जाता है कि भाई जनरल एनेस्थीसिया देने में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है पेशेंट को, तो वहां पर ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। कोगुलोपैथी का क्या रीजन है, मैंने बताया भाई कोगुलोपैथी होगा तो पहले हाईली वेस्कुलर है, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, और अगर ब्लीडिंग नहीं रुकी दोस्तों तो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। सीवियर लिख लेना, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में सीवियर लेना। तो अगर ब्लीडिंग नहीं रुक पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अगर हम कोगुलोपैथी है और वो भी उसको करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। अब हम जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। A nurse is caring for a client who had a splenectomy, for which complications should the nurse especially assess in the immediate post-operative period। देखो immediate वर्ड लिखा हुआ है, तो पहला देखा इन्फेक्शन, नहीं immediate तो इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता, पेरिटोनाइटिस नहीं बताया, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बताया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है। तो लिखो स्प्लेनेक्टोमी के बाद, स्प्लेनेक्टोमी के बाद इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण
इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण क्लाइंट में एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिल सकता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक क्लाइंट है जे स्प्लेनेक्टोमी आफ्टर ए मोटर व्हीकल कोलिजन। ठीक है, वही एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, क्लाइंट को स्प्लेनेक्टोमी कराया। व्हाट इज ए पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग कंसर्न स्पेशली रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ सर्जरी। तो इस प्रकार की सर्जरी में क्या चीज मेनली देखने को मिलती है? ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग कंसर्न दे रखा है। अब आप सबको इसमें लगेगा सर डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम आएगा क्या? मैं डायरेक्टली इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, नहीं डायरेक्टली लिखा है डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, उसने पूरा उस प्रकार से नहीं समझाया, क्योंकि हमें नर्सिंग कंसर्न से देखना है मेनली इसको। तो इस सर्जरी में मेनली पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी, वो हर सर्जरी के अंदर होता है। देखो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, ये सब सर्जरी के अंदर देखने को मिलता है, मतलब प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी देखने को मिल सकता है। इसका आंसर आएगा दोस्तों एडिक्वेट लंग एरेशन। ठीक है, व्हाट इज ए पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग कंसर्न स्पेशली रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ सर्जरी। भाई एडिक्वेट लंग एरेशन मतलब लंग्स जो है ना दोस्तों वो सही प्रकार से एक्सपेंड हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, तो वो चीज देखना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे पेशेंट जिनका स्प्लेनेक्टोमी हो गया उसके बाद में जब वो इंस्पिरेशन करते हैं तो इंस्पिरेशन के कारण ऐसे क्लाइंट के अंदर क्या होता है दोस्तों, पेन देखने को मिलता है। तो उस पेन के कारण जो लंग्स है वो सही से क्या नहीं हो पाते दोस्तों, एक्सपेंड नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए नर्सिंग में ये एक्शन जरूरी है कि भाई वो एडिक्वेट लंग्स जो एरेशन है दोस्तों वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लिखो स्प्लेनेक्टोमी के बाद एडिक्वेट लंग एरेशन एक पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग कंसर्न है। ठीक है, एक पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग कंसर्न है। डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम डायरेक्टली समझा नहीं पा रहा भाई एनीमिया है क्या है, मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजिंग है, ऐसे मैं मानता हूं, ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजिंग नहीं है ये क्वेश्चन। इसमें यह भी लग सकता है कि डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम भी हो, बट फिर भी इसका आंसर डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा यहां पर एडिक्वेट लंग एरेशन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने क्या है कि व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट व्हेन असेसिंग ए क्लाइंट हु हैड ए स्प्लेनेक्टोमी। कि भाई इनमें से कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग है जो नर्स को एक्सपेक्ट करनी चाहिए व्हेन असेसिंग ए क्लाइंट हु हैड ए स्प्लेनेक्टोमी। बताओ, सेम इस कितने क्वेश्चन आ गए स्प्लेनेक्टोमी के। पहला दे रखा है दोस्तों लंग क्रैकल्स, बिल्कुल गलत है। एक्चुअली में जो लंग क्रैकल्स जो होते हैं ना वो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड को दिखाते हैं। लंग्स के अंदर अगर जो फ्लूइड है दोस्तों वो एक्यूमुलेट हो जाए तो उसको शो करता है, तो यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है। उसका राइट आंसर आएगा दोस्तों पेन ऑन इंस्पिरेशन। मैंने आपको लिखा रखा है कि भाई स्प्लेनेक्टोमी के बाद में इंसिजन के कारण जब पर्सन जो है वो एक्सपेंड करने की कोशिश करता है तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, पेन होता है। दूसरा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या बताया था मैंने आपको, इसमें हेमरेज या शॉक डेवलप होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, तो पेन ऑन जो इंस्पिरेशन है दोस्तों वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। शॉर्टनेस ऑफ डायरेक्टली नहीं है, एक्सेसिव सीक्रेशन जो है वो भी डायरेक्टली यहाँ पे नहीं है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, पेन ऑन इंस्पिरेशन। तो लिख लो इसमें कि स्प्लेनेक्टोमी के बाद पेशेंट में पेन ऑन इंस्पिरेशन देखने को मिलता है। देखो स्प्लेनेक्टोमी के बाद पेशेंट में पेन ऑन इंस्पिरेशन देखने को मिलता है, बस अब 2-3 क्वेश्चन बचे हैं फिर खत्म है हमारा कार्डियो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है द क्लाइंट इज रिटर्न टू द सर्जिकल यूनिट फ्रॉम पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट आफ्टर हैविंग ए स्प्लेनेक्टोमी। आफ्टर हैविंग ए स्प्लेनेक्टोमी आएगा, शायद ए गलत लिख दिया इन्होंने। इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड द नर्स स्पेशली शुड मॉनिटर फॉर विच पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, सिंपल सी बात है दोस्तों कि एक क्लाइंट है उसकी सर्जरी हुई है, ठीक है, स्प्लेनेक्टोमी हुई है। स्प्लेनेक्टोमी के बाद में ओटी से वो किसके अंदर आया, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर वो आया है। अभी पूछ रहा है कि भाई कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो मैंने आपको पहले से अच्छे से समझा रखा है कि अगर स्प्लेनेक्टोमी होगा तो पेशेंट के अंदर हेमरेज और जो शॉक है दोस्तों वो क्या होता है, देखने को मिलता है। तो पेशेंट के अंदर हेमरेज और शॉक देखने को मिलेगा तो पहला साइन हो गया शॉक, क्योंकि हाईली वेस्कुलर ऑर्गन है, ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उसके कारण पेशेंट जो है वो शॉक में जा सकता है। सेकंड है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हर सर्जरी के अंदर होता है,
दूसरी बात, इमीडिएट वर्ड लिखा हुआ है, इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड लिखा हुआ है, तो इमीडिएट के कारण इंफेक्शन तो लेटर ऑन हो सकता है, ऐसे नहीं है कि इमीडिएट में होगा, तो ये भी गलत होगा। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का स्प्लेनेक्टोमी से दूर दूर तक कोई लेना देना होता नहीं है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन यहाँ पर देखने को मिलता है, क्यों? क्योंकि पेशेंट जो है दोस्तों उसके अंदर ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होने के कारण, इंटरनल ब्लीडिंग के कारण एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, उसके चांसेस हो जाते हैं। और लास्ट है दोस्तों क्या दे रखा है, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस। तो पल्मोनरी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी देखने को मिलते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो पेशेंट जो होते हैं दोस्तों उसको इंस्पिरेशन के दौरान उसको पेन होता है, तो ये ऐसी सब चीजें, क्योंकि क्लोज डायफ्राम है ये ऑर्गन, डायफ्राम के बिल्कुल पास है, इसके कारण से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलेंगे। तो लिख लो इसमें कि स्प्लेनेक्टोमी के बाद स्प्लेनेक्टोमी के बाद क्लाइंट में शोक, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एंड पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए फीमेल क्लाइंट हैज ए लो हीमोग्लोबिन लेवल विच इज एट्रीब्यूटेड टू एन आयरन डेफिशिएंसी। एक फीमेल क्लाइंट है दोस्तों, उसका लो हीमोग्लोबिन लेवल है, जो कि किसके कारण है, आयरन डेफिशिएंसी के कारण है। विच फूड शुड द नर्स रिकमेंड दैट द क्लाइंट इंक्रीज इन द डाइट। तो आयरन डेफिशिएंट एनीमिया मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, थोड़ी सी डाइट देख लेते हैं इसमें, वे भी मैंने आपको बताया था कल की क्लास में हमने बात की थी। तो एक तो स्पिनच आएगा, ब्रोकली में भी होता है बट बहुत कम अमाउंट में होता है, तो यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, बीफ लीवर में भी होता है, और एक बेक्ड जो बीन्स होते हैं उसमें भी होता है। ठीक है, थोड़े फॉरेन की बुक है तो ऐसे वर्ड आ रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा वो मत होना कि भाई सर बीफ लीवर और ये क्यों पढ़ा रहे हो, तो बुक है तो मुझे पढ़ाना पड़ता है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो स्पिनच के अंदर बीफ लीवर में और बेक्ड जो बीन्स होते हैं दोस्तों, दीज आर द गुड सोर्सेज ऑफ आयरन। बस ये लिख लो इसमें, स्पिनच, बीफ लीवर एंड बेक्ड बीन्स आर द गुड सोर्स ऑफ आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। वाइल बीइंग प्रिपेयर फॉर सर्जरी फॉर ए रैप्चर्ड स्प्लीन, एक क्लाइंट है दोस्तों, उसका हम रैप्चर्ड स्प्लीन के लिए क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं उसको, मतलब अभी सर्जरी हुई नहीं है, प्रिपेयर कर रहे हैं। एक क्लाइंट कंप्लेन्स ऑफ फीलिंग लाइट हेडेड, तो क्लाइंट क्या कर रहा है कि मुझे लाइट हेडेड फील हो रहा है, पेल फील हो रहा है, और पल्स जो है रैपिड। ध्यान रखना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सर्जरी के कई कॉम्प्लिकेशन है भाई। स्प्लीन अगर रैप्चर्ड होगा तो जो स्प्लीन है वो क्या है, हाईली वेस्कुलर ऑर्गन है, और हाईली वेस्कुलर ऑर्गन रैप्चर्ड होते ही ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, और ब्लीडिंग होते ही पेशेंट किस में जाएगा दोस्तों, शॉक में जाएगा। सर्जरी के दौरान भी यही होता है, सर्जरी करते रहते हैं, स्प्लीन को रिमूव करते हैं, उस दौरान ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, तो पहला इसमें दे रखा है दोस्तों कि क्या 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 चीजें हो रही, क्या समझोगे आपकी, क्लाइंट पेल है, पल्स रैपिड है और फीलिंग लाइट हेडेड है, तो दीज आर द साइन ऑफ शॉक, क्योंकि टैकीकार्डिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, लाइट हेडेड है, पेल हो रहा है, तो ब्लीडिंग हुई है, उसके कारण ये सब हो रहा है। तो पेशेंट की साइन है कि भाई किस में जा रहा है, वो शॉक के अंदर जा रहा है। पहले दे रखा है हाइपर वेंटिलेटिंग, तो यहाँ पर कोई भी चीज हमें इससे रिलेटेड दे नहीं रखा कि पेशेंट को भाई टाइडल वॉल्यूम बढ़ी हुई है, कोई रेस्पिरेशन बढ़ा हुआ है, ऐसा कोई चीज नहीं दे रखी, तो हाइपर वेंटिलेटिंग नहीं आएगा। एंजाइटी के कारण से हो सकती है, लेकिन एंजाइटी के बारे में भी यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। दूसरा, इतना सीवियर फॉर्म में भी एंजाइटी नहीं जाता है कि डेवलपिंग इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन है दोस्तों वो स्पेसिफिक नहीं है किससे, स्प्लेनेक्टोमी से, किसी भी डिसऑर्डर के अंदर ये हो सकता है, तो डायरेक्टली रैप्चर्ड स्प्लीन से रिलेटेड ये नहीं है। दूसरा, इन्फेक्शन को डेवलप होने में थोड़ा क्या लगता है, टाइम भी लगता है। तो इसका राइट आंसर आएगा कि दोस्तों पेशेंट किस में जा रहा है, शॉक के अंदर जा रहा है। इसमें लिख लो, अगर रैप्चर्ड स्प्लीन का क्लाइंट अगर रैप्चर्ड स्प्लीन के क्लाइंट में पेल, टैकीकार्डिया एंड लाइट हेडनेस प्रेजेंट है, तो यह पेशेंट के
तो यह पेशेंट के शोक में जाने को इंडिकेट करता है, पेशेंट को शोक में जाने को इंडिकेट। ठीक है, तो ये हमारी क्लास थी एडवांस सीरीज की। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है दोस्तों आपको पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छे से पढ़ाने की। जो भी टॉपिक मुझे मिला मैंने उसको डिटेल में पढ़ाया। अगली जो हमारी जो क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है दोस्तों हम हमारा जो पीडियाट्रिक जो नर्सिंग उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।